जी, तो आई होप कि आप लोगों को जो प्रोटियस मैंने इंस्टॉल करने के काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किए, तो आई होप कि वो जो लाइब्रेरीज़ वाला इशू आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया है। और ये है कि आप लोग, अब ये है कि प्रोटियस पे मैं आज भी आपको सब काम वगैरह करके दिखाऊंगा, तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग उससे फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए एक नया सॉफ्टवेयर है, बट कोई मसला नहीं है, नया सॉफ्टवेयर भी हम लोग सीखेंगे और उस पर जो है हम लोग काम करेंगे, तो हमारे पास जो है वो मसला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के। आपने मल्टीसिम पे भी काम किया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अब एक नया सॉफ्टवेयर प्रोटियस पर भी आप इस सेमेस्टर जो है वो काम करेंगे, ताकि जो है वो इसको आप सीखें। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जब लैब्स हमारी अच्छा क्या क्या एक और किसी स्टूडेंट सवाल किया है, सर लैब वन का जो क्वेश्चन वन है उसमें 50 वोल्ट्स का वोल्टेज देना है, तो सिग्नल जनरेटर पे तो सिर्फ 12 तक आ रहा है, अगर उसे वी से मिली वोल्ट भी में भी कन्वर्ट करें तो 50,000 मिली वोल्ट बनता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। 50,000 मिली वोल्ट्स इज़ 50 वोल्ट्स, तो क्यों नहीं कर सकते इसको? आपका सवाल मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, इसको हम चलो अभी देख लेंगे, ठीक है, अभी अब इसको करके देख लेंगे एक दफ़ा, क्योंकि आपके अलावा भी काफ़ी बच्चों ने ये सवाल पूछा है। तो जिन्होंने ये सवाल किया है वो, उनका जवाब ये है कि थोड़ा सा वेट कर लें। अभी जब हम प्रोटीज पे काम करना शुरू करेंगे तो मैं आज की लैब स्टार्ट करने से पहले ना एक दफ़ा वो लैब आपको करके दिखा दूंगा जो आपको एक टास्क दिया था। ठीक है, उसकी सबमिशन डेडलाइन आई गेस के आज रात तक की है, इसलिए आप लोग जो है उसको आज रात तक ही जमा कराइएगा। मुझे बाद में कोई ना कहे कि सर मुझे आप एक्स्ट्रा टाइम दे दें, या आप LMS पर या ईमेल पर एक्सेप्ट कर लें या व्हाट्सएप पर एक्सेप्ट कर लें। जो भी आपकी लैब्स जो भी ऑनलाइन कंडक्ट की जा रही हैं, जो लैब्स आप लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ LMS के ज़रिए एक्सेप्ट की जाएंगी, और कोई मोड या और कोई मीडियम एक्सेप्टेबल नहीं है, ना व्हाट्सएप, ना कोई ईमेल, ना कुछ। सिर्फ LMS ही वो वाहिद मीडियम है जिसके ज़रिए मैं लैब्स एक्सेप्ट करूँगा जब तक लैब्स ऑनलाइन हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जब इंशाल्लाह लैब्स हमारी ऑन कैंपस कंडक्ट की जाएंगी, तो उस वक्त भी हम लोग हार्डवेयर तो कर रहे होंगे, बट साथ साथ जो है आप लोग अपने लैपटॉप्स वगैरह जो है वो लेके आया करेंगे साथ, ताकि हम वो चीज़ जो है वो प्रोटीएस पर भी करके देख सकें। ठीक है, तो ये चीज़ थी। कितने बच्चे आ गए? चले, मैं पहले अटेंडेंस लेके उसके बाद जो है क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारी पहली आईडी है, तो आप लोग बस ये है कि अटेंटिव रहिएगा और प्रेजेंट या एब्सेंट जो भी हैं उस लिहाज से अपने आपको बताइएगा। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अटेंडेंस आप लोगों की। सादिया नासिर, प्रेजेंट या एब्सेंट? Present. सैन शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आमिर, रमशा, रमशा है। तो आप लोग प्लीज़ अपने माइक्स Present, sir. माज बिन शफीक, Present. माज बिन शफीक, नहीं है माज बिन शफीक, सही है। अब्दुल वहाब, Present, sir. मोहम्मद दानियाल सिद्दीकी, दानियाल सिद्दीकी, दानियाल सिद्दीकी, मोइज़ अली, मोइज़ अली, मोइज़ अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, उसामा अफजल, उसामा अफजल, उसामा अफजल, सुहाना यूनुस, सुहाना यूनुस, सुहाना यूनुस, तंजील, Present, sir. मुश्तबा,
मुज्तबा इनायत, मुज्तबा इनायत, फ़ाहम, Present, sir. राना, अज़र, Present, राना, sir. खुशबख्त, Present, sir. काशान, काशान नहीं है, काशान, सर मेरा नेम नहीं आया। कौन है? उसामा बशीर 11342। दूसरी आईडी में है, आप रुक जाएं थोड़ा सा। शुमाइला ज़फ़र, Present, sir. माहीन आसिफ, Present, sir. अनीबा, अनीबा, अच्छा अब आपकी दूसरी आईडी है 11 सितंबर। अच्छा मोहम्मद सादेन, सर मेरा नेम कॉल नहीं हुआ। Sir. आप कौन हो भाई? नाम सर बताओ। मोहम्मद हुनैन 11271। मोहम्मद हुनैन 11271। हाँ आगे आ रहा है ना। अनस महमूद, ओके। सादेन ने आवाज दे दी, सादेन है। Yes, sir. अनस महमूद, अच्छा ठीक है अनस। मोहम्मद हुनैन है, ठीक है। मेहरान अब्बासी, मेहरान अब्बासी नहीं है। शारिक, शारिक है। प्रेजेंट सर। उसामा बशीर, प्रेजेंट सर। ठीक है। तो ये आपकी अटेंडेंस हो गई। अब मैं जो है आपकी लैब स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा स्क्रीन नजर आ रही सर है? मेरा नाम कॉल कौन कौन है? नाम बताइएगा अपना। अनीबा, रमशा, अनीबा डबल आपका नाम मैंने कॉल आउट किया था, आपने जवाब ही नहीं दिया। अब मैं एंड में करूंगा अटेंडेंस, ठीक है, वो मसला नहीं है। अनीबा है ना, अनीबा, ठीक है। अच्छा भाई अब आज की जो लैब है बेसिकली हमारी लैब नंबर 2। लैब नंबर 2 से जो है हम ऑफिशियली अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टडी को जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका बिहेवियर, उनका रिस्पॉन्स किस तरीके से होगा। अच्छा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी वीडियोस और अपने माइक्स जिसने ऑन किया हुआ है प्लीज़ बंद कर लें, ताकि बैंडविड्थ हमारी कम से कम खर्चो और हम लोग जो है वो क्लास को एफिशिएंटली कंडक्ट कर सकें। इसलिए आप लोग जिसने वीडियोस खोली हुई वो अपने बंद कर लें वीडियो, और माइक्स भी बंद कर लें, ठीक है जी। तो मैं था कि हम लोग जो है इस लैब से बाकायदा जो है फॉर्मली अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टडी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करने जा रहे हैं, दैट इज़ नन अदर देन अ डायोड। सही है। तो डायोड के बारे में हम पढ़ेंगे, डायोड के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डायोड के मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा फर्दर लैब्स के अंदर, आज के लैब में नहीं फर्दर लैब्स के अंदर इसके मुख्तलिफ एप्लीकेशन सर्किट्स हैं। तो इस प्रेजेंटेशन से हम जो है वो आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो समझाएंगे, ठीक है जी। अच्छा लैब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस लैब को एक रिव्यू लेंगे, ताकि आप लोगों को जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था वो एक क्विक हम लोग रिफ्रेश कर सकें, ताकि आप लोग जो है वो पेस पर आ जाए और आप लोग की जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, ठीक है। अच्छा हम लोग प्रीवियस लैब के अंदर बहुत ही कोई सिंपल सी बेसिक सी लैब थी, जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू डिफरेंट फंक्शनल टेस्ट इक्विपमेंट्स दैट यू विल बी यूजिंग इन योर लैब, ठीक है। तो पहले हमने ये पढ़ा था कि भाई फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आखिर है क्या। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरीके से मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली आप लोगों की वो ब्रांच ऑफ स्टडी है, या वो कह सकते हैं वो फ्रेटर्निटी है जो बेसिकली उन इलेक्ट्रॉनिक या उन डिवाइसेस या उन कंपोनेंट्स के साथ डील कर रही होती है जो कि लिमिटेड वोल्टेज एंड लिमिटेड करंट स्केल पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। By the term limited voltage and limited current scale, I actually mean
that they operate on a really limited and well defined voltage and current range. सही है, जिस तरीके से डायोड्स हैं, जिस तरीके से ट्रांजिस्टर्स हैं, मॉसफेट्स हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फैमिली के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इनकी करंट और इनकी जो वोल्टेज रेटिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, ठीक है। और मोस्टली ये सारे के सारे सर्किट जो हैं वो डीसी वोल्टेजेस पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर रही होती है जिसके अंदर जो है अपना उन डिवाइसेस या उन कंपोनेंट्स के हम लोग जिक्र करेंगे जो कि लिमिटेड वोल्टेज और लिमिटेड करंट स्केल पर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बेसिकली फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बैकग्राउंड था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो हैं, बट उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर हम लोग किस तरीके से एनालाइज करें, किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करें, किस तरीके से सिस्टम के रिस्पॉन्सेस चेक करें। तो हमने देखा कि भाई हमारे पास कुछ फंडामेंटल टेस्ट इक्विपमेंट्स होती हैं लैब के अंदर, ठीक है। हमारे पास जो फेमस इक्विपमेंट्स हैं वो 4 हैं। वो कौन कौन सी हैं? ऑसिलोस्कोप है, इसके अलावा मल्टीमीटर है, इसके अलावा फंक्शन जनरेटर है और इसके अलावा पावर सप्लाई है, ठीक है। हम लोगों ने इन चारों चीज़ों को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया था कि भाई इनमें से 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कंपोनेंट्स को पावर अप करने के लिए यूज़ करेंगे और 2 इक्विपमेंट्स ऐसी हैं जिससे हम लोग सिस्टम का रिस्पॉन्स या उन डिवाइसेस का रिस्पॉन्स या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे। ऐसा ही है। तो हम लोगों ने ये बात कही थी कि भाई हमारे पास जो फंक्शन जनरेटर है और जो पावर सप्लाई है, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डिवाइसेस को एनर्जाइज कर रही हैं, उनको ट्रिगर कर रही हैं, उनको एक्टिवेट कर रही हैं, सही है। जबकि आपके मल्टीमीटर और आपका ऑसिलोस्कोप, ये डिवाइसेस ऐसी हैं जो सिस्टम के रिस्पॉन्सेस, सिस्टम के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके वोल्टेज करंट के प्रोफाइल्स, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको डिस्प्ले करेंगे और शो करेंगे, ठीक है। ओके, आई विल मार्क द अटेंडेंस एट द एंड ऑफ द क्लास उसामा अफजल, ठीक है। आपकी और अनीबा की अटेंडेंस रह गई, ठीक है। तो ठीक है जी, तो हम लोगों ने इन 4 टेस्ट इक्विपमेंट्स के बारे में जो है वो पढ़ा था और आप लोगों ने, मैंने आपको एक होमवर्क टास्क भी दिया था, पोस्ट लैब टास्क, जो आई होप के आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो हम लोग एक दफ़ा लैब नंबर 2 का टास्क स्टार्ट करने से पहले उस चीज़ को हम आपके सामने प्रोटियस पर एक दफ़ा कर लेंगे ताकि जिसके जो मसले मसाइल हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो ये हमने जो है वो प्रीवियस लैब का एक रिव्यू ले लिया। अब हम बेसिकली आज की लैब पे आते हैं जो है डायोड के बारे में, ठीक है। एक्सक्यूज मी। डायोड्स आप लोग अपनी थ्योरी में भी पढ़ रहे होंगे इन डिटेल कि भाई डायोड किस तरीके से बनता है, पीएन जंक्शन होता है और सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सारी डिटेल्स हम लोग इन डेप्थ इस लैब में कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो आप लोग सब थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मैं बस आपको एक क्विक सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोग बस अपने आप को रिलेट कर सकें और उसके बाद जो हमें हमारा लैब का टास्क है हम उस पर फोकस करते हुए, क्योंकि हम फिर ये है कि आपसे मैं लैब का टास्क ऑनलाइन करवाऊंगा और आप लोग फिर अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करके, जिस तरीके से आप लोग यहाँ स्नैप्स, यहाँ जिस तरीके से हम लोग ईपी लैब के अंदर आप लोग को मैं टास्क देता था, फिर आप लोग ऑन द पॉइंट टास्क परफॉर्म करते थे, टेबल्स वगैरह फिल करते थे, तो कुछ इसी टाइप का हम लोग जो है इंटरेक्शन रखेंगे ताकि जो मसले मसाइल आप लोग को हो रहे हैं वो फिर हम लोग यहीं पे रिजॉल्व कर सकें और फिर ये कि बाद में आप लोग को जो घर में इशू होते हैं फिर आप लोग घर पे इशू ना हो, ठीक है। तो now we will be formally moving towards our lab, that is the IV characteristics of a diode। हमें बेसिकली डायोड के IV characteristics, IV क्या होता है, करंट और वोल्टेज के characteristics को एनालाइज करना है, ठीक है। कि भाई अगर मैं डायोड के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वोल्टेज प्रोफाइल से करंट प्रोफाइल पर क्या फर्क पड़ रहा है। So this is the central idea of today's lab, कि you need to analyze the current and voltage profiles of a diode that is placed in either forward biased configuration or either in reverse biased configuration, ठीक है। forward bias क्या होता है, reverse bias क्या होता है, ये सारी बातें जो है वो हम आज के लैब में इन डिटेल पढ़ेंगे, तो इसलिए परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है इसको आगे करूँ। अच्छा, पहली बात ये कि कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह पढ़ने से पहले हम ये तो देख लें कि भाई डायोड क्या होता है, क्योंकि डायोड बेसिकली हमारे लिए एक बिल्कुल आप लोगों के लिए एक नई डिवाइस है। अच्छा, आप लोग मुझे
ये कंफर्म कीजिएगा कि क्या आप लोगों ने थ्योरी के अंदर डायोड इन डिटेल पढ़ा है, पीएन जंक्शंस के बारे में, और एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, क्यों होता है, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने या पढ़ रहे हैं अभी? यस सर, अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल रिसेंटली अभी हमने यही पढ़ा है सर। इसका मतलब ये कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके बिल्कुल फ्रेश है माइंड में, तो बस इसको हम जो है वो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे, बस इसको हम गुजारेंगे। अच्छा, डायोड का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक सवाल जो है वो ये होता है कि आप लोगों ने एलसी, मैंने प्रीवियस लैब में पूछा था, आई होप कि आप लोग मुझे जवाब दे पाएँ। एलसी के अंदर हम लोगों ने 3 बेसिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप लोगों ने पढ़े हैं। एक रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ठीक है। इनके मुख्तलिफ एप्लीकेशंस भी हैं, एज अ फिल्टर, एज अ स्विच, और बहुत बेशतर एप्लीकेशंस है, ठीक है। हाई मतलब ये कि अपना कह सकते हैं कि लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर्स हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। और ये सारे के सारे आरएलसी बेस्ड होते हैं, ठीक है जी। तो ये बताइएगा कि फिर डायोड की तरफ बढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास, हमारा सारा काम आरएलसी के जरिए हो तो रहा था, तो हम लोग डायोड क्यों पढ़ रहे हैं? डायोड पढ़ने की क्या वजह है? कोई मुझे बता सकता है कि भाई डायोड के बारे में हम क्यों पढ़ने आ गए? एनीवन? सर कुछ भी जी। सर वो सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है। ये डायोड सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, जो मटेरियल हमारे पास एज ए इंसुलेटर और एज ए कंडक्टर दोनों वर्क कर सकता है, जो इसलिए हम लोग इस पर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपका नाम क्या था? रमशा। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है रमशा ने, कि हमारे पास जो डायोड है, डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर बेसिकली वो डिवाइस होता है जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान एक आ रही होती है, बट क्योंकि हमारे पास इसकी कंडक्टिविटी जो होती है ना वो कंट्रोलेबल होती है, ठीक है। अगर मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करूं और इसके कंडक्शन बैंड में भेज दूं, सो इट विल एक्ट एज अ कंडक्टर। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई हमारे पास डायोड जो है ना वो आपको एक कंट्रोल्ड कंडक्टिविटी फराहम करता है, और जहां पर एक चीज कंट्रोल्ड आ रही है, इसका मतलब ये है कि मेरा डायोड एज अ स्विच तो काम कर रहा है, बट डायोड की जो कंडक्टिविटी है दैट इज इन माय हैंड, मतलब वो मेरे पास है, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में। तो अगर आपको कंट्रोल्ड कंडक्शन या कंट्रोल्ड स्विचिंग चाहिए तो डायोड इज एन आइडियल डिवाइस फॉर योर एप्लीकेशन, ठीक है। सो गुड, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि भाई डायोड हम क्यों यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस तो है, बट डायोड इज एक्चुअली अ पीएन जंक्शन। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मेरे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं दैट आर इंट्रिंसिक। अच्छा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या फर्क है? एनीवन? What is the difference between intrinsic semiconductor devices and extrinsic semiconductor devices? सर एक्सट्रिंसिक में डोपिंग नहीं होती है, मतलब कोई इम्प्योरिटीज मिलाई नहीं जाती है, और इंट्रिंसिक के अंदर प्योर होता है, वो उसमें डोपिंग क्या नहीं होती है? सर, इम्प्योरिटी मिलाना किसी चीज के अंदर। और इम्प्योरिटीज कौन कौन सी टाइप की होती है? सर पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट। ठीक है, मतलब ये कि आप लोगों को काफी इसके बारे में नॉलेज है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, आप सबके रिस्पॉन्सेज जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत अच्छे हैं, ठीक है, गुड। तो हम लोगों ने, आप लोगों ने इस बारे में पढ़ लिया कि भाई डायोड इज एक्चुअली अ पीएन जंक्शन, जहां पर आपने दो मुख्तलिफ किस्म के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को आपस में इंटीग्रेट किया हुआ है। तो आपके पास एक डायोड, जिसको हम लोग इसका जो एक कह सकते हैं कि बिल्कुल दूसरा जो उसका नाम है, जिसको हम कहते हैं पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर पी टाइप और एन टाइप जो है
उस सेमीकंडक्टर को आपस में आपने इंटीग्रेट किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है डायोड इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन एंड कोलैबोरेशन ऑफ अ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। ठीक है, जहां पर मेरे पास पी टाइप जो सिलिकॉन है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यहाँ पर मेरे पास मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स होते हैं, और मेरे पास एन टाइप जो है उसके अंदर मेरे पास मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, अब जब आपने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया तो बीच में डिफ्यूजन की वजह से मेरे पास एक जंक्शन या एक बैरियर पोटेंशियल भी क्रिएट होता है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो इसको बेसिकली इसके डायग्राम रिप्रेजेंट की हुई है। इसके बाद इसका सिंबल जो है डायोड का वो जिस तरीके से होता है कि ये मेरे पास एनोड है, ये मेरे पास कैथोड है। अच्छा, एक और सवाल, सवाल नहीं बेसिकली आपको बताना है कि डायोड जो है, डायोड बेसिकली दो अल्फाजों का या दो लफ्जों का मजमूआ है। क्या है? डाई और ओड। ठीक है, डाई और ओड, डाई का मतलब है टू और ओड का मतलब है इलेक्ट्रोड्स। दिस मीन्स के अ डायोड इज बेसिकली अ टू इलेक्ट्रोड या टू टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, कभी आपसे कोई पूछता है कि डायोड के लफ्जी मायने क्या है, तो डायोड के लफ्जी मायने हैं डाई, डाई मीन्स टू, ओड मीन्स इलेक्ट्रोड। ठीक है, so this is diode, two electrode, and the two electrodes present in a diode are labeled as anode. Anode is the positive part of your diode and the cathode is the negative part of your diode. ठीक है, तो पॉजिटिव पार्ट को ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किया हुआ है और जो नेगेटिव पार्ट है वो बेसिकली एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो डायोड का सिंबल आपको समझ आना चाहिए। और जब आप डायोड को हार्डवेयर में यूज करेंगे तो हार्डवेयर के अंदर मेरे पास इस तरीके से शो होता है कि जहां पर डायोड की एक सिल्वर एक सर्कुलर लाइन शो की हुई है ना, दैट इज योर नेगेटिव पार्ट और योर कैथोड, एंड द अदर लेग इज योर पॉजिटिव पार्ट और एनोड। ठीक है, तो ये बेसिकली जब आप डायोड्स को सर्किट्स में या अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करेंगे। अच्छा, एक और चीज प्रोजेक्ट से याद आया, प्रोजेक्ट्स की जो आपके सेमेस्टर प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल्स मैंने आपको एसएमएस के जरिए भी इन्फॉर्म कर दी थी, 2-3 दिन पहले की बात है, और उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो वर्ड फाइल के अंदर मैंने आपके एलएमएस के वीक वाइज सेक्शन में भी अपलोड कर दी है, और प्रपोजल जमा करवाने की आखिरी तारीख भी अगले हफ्ते 17 सितंबर को है। सो सारी डिटेल्स आप लोग रीड कर लीजिएगा प्रोजेक्ट के बारे में कि कितने ग्रुप्स होंगे, क्या होंगे और क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, जो भी आपको करना है। क्विक से एक रिव्यू कर दूं कि आपको जो आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना वो हार्डवेयर बेस्ड होंगे, और सॉफ्टवेयर भी आप लोग जाहिर सी बात है उसका जब टेस्ट करेंगे हार्डवेयर की तरफ बढ़ने से पहले सॉफ्टवेयर आप लोग बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप लोग अपने लैब में पढ़ेंगे उनकी एप्लीकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, बट ये कि आप लोग जब प्रपोजल्स जमा करवाएंगे और तो पहले मैं उनको अप्रूव करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप लोगों का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, उसके बाद आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट प्रोजेक्ट का पहला स्टेप ये है कि आप लोग पहले मुझे प्रपोजल जमा करवाएंगे, और मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई एक ग्रुप में कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग नहीं आ सकते, 2 लोगों से ज्यादा का ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, बाद में मुझे कोई ये कहता बनाएगा कि सिर्फ हम 3 लोग बनाएंगे या 4 लोग बनाएंगे। ठीक है, तो 2 बच्चों से ज्यादा ग्रुप जो है वो नहीं बनाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप लोग सारी डिटेल्स जो है वो मैंने आपके एलएमएस की वीक वाइज सेक्शन के अंदर एक वर्ड फाइल अपलोड की हुई है बाय द नेम ऑफ SOPs एंड गाइडलाइंस ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो वो आप लोग एक दफा जरूर रीड कर लें और अपने प्रपोजल्स तैयार करके एलएमएस पर ही प्रपोजल जमा करवाने एज असाइनमेंट, मैंने वो भी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, सो उस पर आप लोग नजर रखिएगा। तो ये हमने पढ़ लिया कि भाई डायोड मेरे पास क्या है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को हमने आपस में जोड़ दिया तो मेरे पास एक डायोड बन गया। डायोड इज बेसिकली अ पीएन जंक्शन। ठीक है, इसको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स के जरिए, वो भी आपके सामने जो है हमने शो कर दिया। अच्छा, अब आ जाए कि सर जब 3 आप मेंबर्स कर देना। जी सर 3 मेंबर्स कर देना। 3 मेंबर्स ही कर सकते हैं। असल में इस बार जो है रूल्स थोड़े चेंज किए पीईसी वालों ने, तो हमें बेसिकली आगे से ऑर्डर है कि जो प्रोजेक्ट में जो है वो 3 बंदे जो है वो नहीं हो सकते, मिनिमम 2 कर दें या फिर एक बंदा अकेला कर ले। तो इसलिए 2 है इस बार, 2 की है, 3 नहीं हो सकते, सॉरी। अच्छा, तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई जब आपने पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को जोड़ा आपस में तो एक सर्टेन
डिफ्यूजन का प्रोसेस या एक प्रोसेस हुआ जिससे मेरे पास एक रीजन यहाँ पर फॉर्म हो गया, दैट इज टर्म्ड एज द डिप्लीशन रीजन। अब ये डिप्लीशन रीजन क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है टू प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। पहली बात याद रहे कि मेरे पास डायोड किस तरीके से फॉर्म होता है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स को जब हम लोगों ने आपस में इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया। पी टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं, होल्स को यहाँ पर व्हाइट उससे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो मेजॉरिटी के कैरियर्स आर योर होल्स, और होल्स बेसिकली वेकेंट स्पेसेस होती है। और मेरे पास एन टाइप रीजन जो है, एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली होल्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो हुआ क्या, जब आपने इन दोनों रीजन्स को आपस में जोड़ा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप कर गए जो सरफेस के करीब थे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करे, तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं ना, तो वो पीछे वेकेंट स्पेसेस या होल्स पीछे छोड़ जाते हैं। तो सवाल है किसी का? ठीक है, मैं कर दूंगा मास अटेंडेंस। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेरे पास इस, क्योंकि देखिए जब हमने दो चीजों को आपस में जोड़ा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स इस लेयर के करीब या इस लाइन के करीब थे, जो सरफेस के करीब थे, सिर्फ वो जो है इधर कूद गए, इन्होंने इधर जंप क्यों मारी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ से यहाँ कूद मारी, इन सब ने, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऑरेंज वाले यहाँ पर आ गए। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो जो जगह इन्होंने छोड़ी भी होती है ना, वो बेसिकली उस जगह को हम कहते हैं कि भाई ये जगह जो है वो चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या होल्स क्रिएट हो गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब यहाँ पर अगर आप देखें तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये रीजन जो है ये बेसिकली न्यूट्रली चार्ज होता है। क्या होता है? न्यूट्रली चार्ज। एंड फॉर दिस रीजन दिस रीजन इज कॉल्ड अ डिप्लीशन रीजन, क्योंकि दिस रीजन इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। डिफ्यूजन, द motion and movement of electrons from a region where they are present in a higher concentration to a region where they are in a lower concentration। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हुई, क्योंकि यहाँ पर ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में थे, यहाँ पर ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में थे, तो मेरे पास क्या हो गई, डिफ्यूजन हो गई। इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को डिफ्यूज किया यहाँ से। At the junctions, electrons from the n-type materials and holes from the p-type materials are attracted to each other, combine together and hence cancel out each other's effect। तो वही हो गया कि मेरे पास यहाँ पर ओवरऑल इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा, due to cancellation of positive and negative charges, the junction will have no more carriers in it and hence the junction will acquire a neutral charge, so it will be called a depleted region or depletion region। ठीक है, तो इस रीजन को हम लोग डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं? आई होप कि यहाँ तक सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि डायोड किस तरीके से बनता है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक का मामला क्या होता है, डिप्लीशन रीजन कैसे बनती है, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला है तो पूछ लें। क्लियर है? जी, आई होप कि सबको चीजें क्लियर है, जब भी कोई जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर एक क्विक समरी दे दें। क्विक समरी बेसिकली अगर मैं देना चाहूँ तो ये है कि फर्स्ट स्टेप, व्हाई आर वी मूविंग टुवर्ड्स डायोड। आपकी क्लास फेलो ने जवाब दिया कि भाई हम लोग डायोड की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज वी रिक्वायर कंट्रोल्ड कंडक्शन। ठीक है, हमारे पास कंट्रोल्ड कंडक्शन का मतलब ये है, सिंपल टर्म से बात करूं तो डायोड जिस तरीके से, अगर 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप है, 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप अगर मैं ओवरकम कर लूंगा तो आई एम इन द कंडक्शन मोड। अगर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप ओवरकम नहीं किया तो आई एम इन द इंसुलेशन मोड। डायोड किस तरीके से काम करता है? डायोड काम करता है एज अ स्विच कंडक्शन जब कर रहा है जब 0.7 वोल्ट्स आपने ओवरकम कर ली जो उसकी बैरियर पोटेंशियल है। अगर वो ओवरकम नहीं किया तो यू आर इन द इंसुलेशन मोड। दिस मींस कि डायोड इज बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच।
क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो बेसिकली आपको कंट्रोल्ड कंडक्शन इनेबल कर रहा है। डायोड इज बेसिकली द इंटीग्रेशन एंड कोलैबोरेशन ऑफ अ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स अगर हम लोग इम्प्योर यूज करेंगे, अगर उसके अंदर कोई डोपिंग नहीं होगी, तो उनकी कंडक्टिविटी बहुत मिनिमम सी, मतलब एक बहुत दरमियानी सी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट से। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके वैलेंस बैंड के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने मेटल्स की, तो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या तो 7 या 6 होते हैं डिपेंडिंग, तो वो क्या करते हैं, वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं। इस तरीके से वाइस वर्सा केस होता है। बट मेरे पास सेमीकंडक्टर्स का उल्टा हिसाब है। सेमीकंडक्टर्स ना तो गेन कर सकते हैं ना तो लूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही दरमियानी सी है। तो मैं चाह रहा हूँ कि इनकी कंडक्टिविटी को मैं इंप्रूव कर सकूँ, तो इसके लिए मैं डोपिंग करता हूँ। डोपिंग का मतलब ये है कि मैं या तो पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, जिसको हम कहते हैं पी टाइप या एन टाइप इम्प्योरिटीज, हम लोग ऐड करते हैं, जिससे इसकी ओवरऑल कंडक्टिविटी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो डायोड इज बेसिकली द इंटीग्रेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। जब इन दोनों को मैंने आपस में इंटीग्रेट किया, तो बीच में डिफ्यूजन की वजह से मेरे पास डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो गया। डिप्लीशन रीजन का नाम डिप्लीशन रीजन क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली चार्ज से डिप्लीटेड है। इसके अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में एग्जिस्ट करते हैं, और जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट पे एग्जिस्ट करेंगे, सो दैट रीजन विल बी न्यूट्रली चार्ज और डिप्लीटेड ऑफ चार्ज। तो ये बात हम लोगों ने यहाँ तक किया। आई होप के जिन्होंने ये सवाल, माहीन ने सवाल किया था, आई होप कि उनको समरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, माहीन क्लियर है आपको? गुड, ठीक है। सो ये बेसिकली हम लोगों ने पढ़ लिया, जहां पर हमने एक और बात की कि मेरे पास, क्योंकि डायोड इज बेसिकली अ 2 इलेक्ट्रोड डिवाइस, जिसके अंदर एनोड है और कैथोड है। एनोड मेरे पास पॉजिटिव पार्ट है या पॉजिटिव टर्मिनल है, और मेरे पास जो कैथोड है वो इसका नेगेटिव पार्ट है। यहाँ पर ये शो भी किया हुआ है कि एनोड जो है, जो ए जिसको हमने डिनोट किया है ए से, ये बेसिकली कनेक्टेड है पॉजिटिव पार्ट से, और कैथोड जो कि हमने शो किया है सी से, वो कनेक्टेड है नेगेटिव पार्ट से। सही है जी? अच्छा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कंडीशंस ऑफ अ डायोड। और ये चीज आपको आज की लैब के अंदर जो है वो एनालाइज भी करनी है, और जिससे हम लोग डायोड का आईवी कर्व जो है वो हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, अच्छा, पहली बात ये है कि व्हाट डज इट मींस व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस, जब मैंने आपके सामने एक लफ्ज कहा, तो फॉरवर्ड बायस का क्या मतलब है? कोई मुझे बता सकता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे कि व्हाट डू आई मीन बाय फॉरवर्ड बायस? व्हाट डज बायसिंग मींस? बायसिंग का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करना। वेरी गुड। बायस का मतलब ये होता है कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वोल्टेज से एक्साइट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं बायस। नाउ व्हाट डज फॉरवर्ड बायस मीन? anyone, what do you understand by the term forward bias? Forward bias का मतलब ये है, जैसे लिखा हुआ भी है, it means that the p type is more positive as compared to the n type। आ रही बात समझ? इसका मतलब ये है कि आपने जो अपने डायोड को वोल्टेज अप्लाई किया है, डायोड की जो एक प्लेसमेंट है वो इस तरीके से है कि जो एनोड पर, जो एनोड क्या है, पॉजिटिव पार्ट है ना, एनोड पर जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया है दैट इज ग्रेटर देन द कैथोड, क्योंकि कैथोड नेगेटिव पार्ट होता है, एनोड पॉजिटिव पार्ट होता है। तो यहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है, इट मींस दैट पी टाइप इज मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू द एन टाइप। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सारे बिल्कुल सही जवाब दिया। एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल पार्ट एंड कैथोड टू नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी। क्योंकि बैटरी क्या है? बैटरी या पावर सप्लाई बेसिकली वो चीज है जो आपके डायोड को बायस कर रही है, एक्साइट कर रही है। डायोड सॉरी बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। अगर बैटरी का पॉजिटिव आपने डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और उसका नेगेटिव आपने डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, सो यू हैव कनेक्टेड योर डायोड इन अ फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? दिस कंडीशन अलाउज डायोड टू कंडक्ट एंड करंट टू फ्लो थ्रू इट। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर डायोड जो है
वो एज अ कंडक्टिंग डिवाइस एक्ट करेगा और उसके थ्रू जो है वो करंट फ्लो कर रहा होगा। और जब करंट फ्लो करेगा तो पीएन जंक्शन जो है इट नैरोज। ठीक है, क्या चैट है? बिल्कुल उसामा, बिल्कुल आपने सही बात की है कि फॉरवर्ड बाइस अलाउस करंट टू फ्लो इजीली। गुड, ठीक है, तो आप सबके जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो सही सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, in order for the diode to be forward biased and conduct, the anode must be, वही वाली बात है जो यहाँ बस उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, the anode must be positive with respect to the cathode, the voltage applied must be greater than the barrier potential or the threshold voltage। अच्छा जी, अब जिस तरीके से मैंने आपके सामने बात की कि इस ग्राफ को स्टडी करना है हमें, ठीक है, इस ग्राफ की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं इस ग्राफ को आपके सामने, जो एक ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है ना, ये वाला, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अगर आप गौर से देखें, इसकी एक्स एक्सिस पर है Vs, which is the forward voltage applied on the diode. If is the forward current flowing through the diode। अच्छा, इस ग्राफ के 3 पॉइंट्स लेबल किए हुए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। ठीक है, 3 पॉइंट्स लेबल कर दिए ABC। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है नी पॉइंट, जहां पर ये लिखा है नी दिस पॉइंट, और यहाँ पर 0.7 वोल्ट जो है वो लेबल किया हुआ है। अच्छा, एक सवाल, इसको स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आपसे ये पूछना था, पता नहीं आप शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, या आपको बताया नहीं बताया। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जब हम बात करते हैं तो 2 मशहूर एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, या वो सिलिकॉन यूज करते हैं, या एक दूसरा है जर्मेनियम। नाम सुना है? यस सर, यही स्टडी कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हो सकता है आपको काफी लोगों को जवाब इसका पता भी हो कि why do we use silicon and why not germanium? Anyone? भाई सिलिकॉन भी तो मेरे पास सेमीकंडक्टर है और मेरे पास जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, so why are we always moving towards silicon and why not germanium? जबकि दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, उसके भी 4 हैं, इसके भी 4 हैं, तो ऐसा क्या मसला है कि सिलिकॉन ही यूज किए जा रहे हैं, जर्मेनियम हम यूज ही नहीं कर रहे? किसी को पता है इसका जवाब? सर सिलिकॉन के एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से। वेरी गुड, ये किसने जवाब दिया? रमशा। इनका जवाब जो है बिल्कुल परफेक्ट है कि भाई दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 4 हैं, बट एटॉमिक स्ट्रक्चर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर कि भाई आपको कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज कर। अब होता क्या है कि मेरे पास जर्मेनियम जो है ना, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरीके से, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ऑर्बिटल्स भी ज्यादा होंगे, सही है। ऑर्बिटल ज्यादा है तो होगा क्या कि अगर मैं जरा सी भी कुछ हीटिंग इफेक्ट या कुछ हीट या कुछ टेम्परेचर कंडीशंस अगर चेंज होंगी ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बआसानी अपने न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उतना उसके फोर्स जो है वो वीक होती जाएगी। और अगर आपने उसको एक्सटर्नल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर दे दिया तो क्या होगा कि वो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो छूट के और चले जाएंगे वैलेंस कंडक्शन बैंड में। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जर्मेनियम का जो एलिमेंट है ना, दैट इज अ लिटिल अनस्टेबल एज कंपेयर टू सिलिकॉन बिकॉज ऑफ इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इस वजह से हम लोग कभी भी जो है ना जर्मेनियम को प्रेफर नहीं करते। जर्मेनियम बेस्ड डायोड्स होते हैं बट वो बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो हाई अमाउंट ऑफ हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते और अनस्टेबल, और या मतलब उनकी स्टेबिलिटी जो है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। सो गुड, आप लोगों में से काफ़ी लोग जो हैं वो अटेंटिव हैं और लेक्चर्स को सही तरीके से अपने थ्योरी में भी सुन रहे हैं, सो आई रियली अप्रिशिएट दिस। ठीक है, तो हम लोग थे अपने ग्राफ के ऊपर, IV कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, 3 पॉइंट्स थे ABC। अच्छा, एक और बात भूल गया, जर्मेनियम बेस्ड डायोड्स का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, पता है किसी को? जर्मेनियम बेस्ड डायोड्स जो होते हैं ना, उनका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.3 वोल्ट। 0.3 वोल्ट। हाँ, 0.3 वोल्ट। अब वही सवाल, नहीं 1 वोल्ट नहीं होता सादेन, 1 वोल्ट नहीं होता, कम ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। क्यों कम होने की वजह ये है क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा है उसका। एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा है ना, इसका मतलब ये है कि वो कंडक्शन आसानी से कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स और उसका न्यूक्लियस आपस में फोर्स वीक है,
तो जहां फोर्स वीक होगी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस, देखें कंडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस से उठे और कंडक्शन बैंड में चले आए। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के दरमियान एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं एनर्जी गैप। अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जितने दूर होंगे उतना एनर्जी गैप कम होगा, उतना इलेक्ट्रॉन्स बआसानी कूद के जा सकते हैं। तो जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट इसीलिए होता है कि उसको आप कम वोल्टेज हो ना वो कंडक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी गैप या एनर्जी का इन्फ्लुएंस कम है न्यूक्लियस का। आई होप ये सब बातें आप लोगों को समझ आ रही हैं। अगर कोई बात समझ नहीं आई मेरी तो आप लोग प्लीज मुझे रोक के पूछ सकते हैं कि सर हमें ये बात आपकी समझ नहीं आ रही। ये थोड़ा थ्योरी की तरफ ज्यादा जा रहा है, बट क्योंकि ये सारी बातें आपको समझाना जरूरी है। समझ आ रही है आप लोगों को ये सारी चीजें? अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखें इन्होंने एक यस सर, समझ आ गया। जी समझ आ गया। एक स्टूडेंट की सवाल है कि सर 0.3 वोल्ट जर्मेनियम हमारा वापस बताते हैं। देखें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस दो है मेरे पास, सिलिकॉन भी है जर्मेनियम भी है, ठीक है। दोनों ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। दोनों ग्रुप 4 एलिमेंट्स का मतलब ये है कि दोनों के वैलेंस बैंड्स के अंदर, वैलेंस बैंड कौन सा होता है? द लास्ट एंड द फाइनल बैंड इज योर वैलेंस बैंड। जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है ना बैंड, दैट इज योर वैलेंस बैंड। तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आया 10, 4, 2, 1, तो द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड शो इन विच ग्रुप योर एलिमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको मतलब है कि ये ग्रुप 4 एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम लोगों ने ये बात की कि व्हाई डू वी ओनली, अच्छा इनका सवाल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो वी कम क्यों? जी मैं वही बता रहा हूँ। देखिए हो ये रहा है कि फर्ज करें अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं या 3 शेल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स को मैंने अकोमोडेट किया हुआ, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स किसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब ये कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑर्बिटल्स में रहने की वजह ही यही है कि मेरे पास वो अट्रैक्ट हो रहे हैं प्रोटॉन्स की तरफ, ठीक है। अब अगर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स आपके एलिमेंट्स में ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा कमरे चाहिए या ज्यादा जगहें चाहिए उनको अकोमोडेट करने के लिए, तो आपके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो माहिन हो ये रहा है कि मेरे पास जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है, न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स है ना इलेक्ट्रॉन्स पर, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर, वो कम होती जा रही है। जब अट्रैक्टिव फोर्स आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर कम होती जा रही है तो उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर आज़ादी ज़्यादा है, वो बआसानी आज़ाद हो सकते हैं। आज़ाद होने से मुराद ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का आज़ाद होने का मतलब ये है कि वो बैलेंस बैंड से कूद कर कंडक्शन बैंड में चले जाएं। ये कंडक्शन बैंड के अंदर ही कंडक्शन हो रही होती है ना। तो जर्मेनियम के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उनको अकोमोडेट करने के लिए ज़्यादा शेल्स चाहिए। तो जो बैलेंस शेल है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया। जब न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया तो उसका इन्फ्लुएंस कम हो गया। जब इन्फ्लुएंस कम है तो वो बआसानी जो है वो अपने आप को कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकता है। ड्यू टू दिस रीजन उसका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम होता है, क्योंकि जिस चीज का वोल्टेज ड्रॉप कम है इसका मतलब ये कि आप कम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और वो चीज बआसानी कम वोल्टेज पर भी कंडक्ट कर रही है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन बेस्ड डायोड। सिलिकॉन बेस्ड डायोड के अंदर वोल्टेज या एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाने के लिए। क्योंकि अगर आपकी एक डिवाइस कंडक्ट कर रही है ना, डिवाइस कंडक्शन का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स हैव जंप्ड फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स जंप कर लेंगे उसी वक्त कंडक्शन होगी, वरना कंडक्शन नहीं होगी। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई आपको। माहिन क्लियर हुई आपको ये चीज? जी सर। ठीक है, गुड, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिकली हम इसका रख पाते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, हम बात करते हैं पॉइंट ए की। पॉइंट ए के अंदर अगर आप गौर से देखें मेरे पास अप्लाइड वोल्टेज VF फॉरवर्ड वोल्टेज भी 0 है, और जाहिर सी बात है जब मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया हुआ सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माय डायोड टू कंडक्ट। तो डायोड कंडक्ट भी नहीं कर रहा। तो डायोड का जब वोल्टेज 0 है
तो मेरे पास फॉरवर्ड करंट जो है वो 0 मिली एम्पियर है। अच्छा, अब पॉइंट बी पर आते हैं। पॉइंट बी पर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं बट इस वक्त भी करंट है तो, बट दिस करंट इज नोन एज द लीकेज करंट। लीकेज करंट जो होता है बेसिकली एक ऐसा करंट है जो कि जिसकी स्ट्रेंथ या जिसकी पावर बहुत कम होती है, दैट इज बेसिकली इन नैनो एम्पियर्स। नैनो एम्पियर्स वाला करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, अब जैसे ही आपने डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप विच इज 0.7 वोल्ट्स, इसको आपने ओवरकम किया, आपके पास एकदम से करंट जो है वो बूस्ट होता हुआ नजर आ गया। करंट एकदम से अगर आप देखें तो एक शार्प स्पाइक आई है। क्यों? क्योंकि आपने डायोड के जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनको कंडक्शन बैंड में जैसे ही मूव करवा दिया, नाउ यू आर फ्री टू कंडक्ट। और जैसे ही डायोड ने देखा कि भाई कंडक्शन शुरू हो गई, करंट एकदम से इंक्रीज किया। जब भी द करंट एट C is much greater than the current at B, and current at B is greater than current at A। सही है? तो अगर आप देखें 0.7 वोल्ट्स के बाद अगर मैं वोल्टेज हल्का सा भी इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं 0.8 0.9 वोल्ट भी कर रहा हूँ, तो फॉरवर्ड करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। सही है? ये ग्राफ समझ आ गया? दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायोड। अभी रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पढ़े, दिस इज ओनली द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ आ रही है? जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, तो जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो 3 पॉइंट्स है A B C। तो इनको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे ही मेरे पास डायोड का 0.7 वोल्ट जो बैरियर पोटेंशियल है, इसको मैंने ओवरकम किया, मेरे पास करंट एकदम से फ्लो करेगा और इंक्रीज करना शुरू कर जाएगा। ये चीज क्लियर है? ये ग्राफ क्लियर है? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ा। अच्छा, अब वो कह रहा है व्हाट डज इट मीन व्हेन अ डायोड इज रिवर्स बायस्ड। अब मेरा सवाल, अब जाहिर सी बात है डायोड हमने फॉरवर्ड बायस पढ़ लिया, अब डायोड रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस का मतलब ये है कि बैटरी के दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आपने कनेक्शन उल्टा कर दिया। आपने क्या किया? बैटरी का पॉजिटिव आपने डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और बैटरी का नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। नाउ यू आर एक्सपीरियंसिंग द रिवर्स बायस कंडीशन ऑफ अ डायोड। ठीक है? When a diode is reverse biased, the P type is more negative as compared to N type। वही वाली बात है। The condition prevents any current flow। अब reverse bias में current flow नहीं करता through the PN junction। the PN junction जो है वो wide हो जाएगा, वो और ज्यादा फैल जाएगा। ठीक है? In order for the diode to be reverse biased and then conduct also, अगर मैं reverse bias कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ डायोड कंडक्ट भी करे, तो अब क्या होगा? द कैथोड फॉर द नेगेटिव और द नेगेटिव टर्मिनल टू बी मोर पॉजिटिव। वही वाली बात है। अच्छा, अब क्या किया? व्हेन द रिवर्स बायस वोल्टेज इज इंक्रीज टू रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। अच्छा, इसमें क्या होता है? जैसे ही आपने एक वोल्टेज अप्लाई किया डायोड पर, डायोड रिवर्स बायस्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कोई करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है? करंट फ्लो नहीं कर रहा। आपने क्या किया? वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर एक स्टेट आ जाएगी डायोड की, जिसको हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। यहाँ पर डायोड का जो जंक्शन है, जो बीच वाला जो जंक्शन था इसका, वो टूट गया। टूटने से क्या होगा कि वो जो चीज कंडक्शन से डायोड को रोक रही थी, अब वो प्रॉपर्टी डिसेबल हो गई। और जैसे ही वो प्रॉपर्टी डिसेबल होगी, एकदम से हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। और इन दिस कंडीशन इज टोटली नॉट एडवाइजेबल टू ऑपरेट अ डायोड। डायोड कभी भी रिवर्स बायस में हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि क्या होता है? However, as the biasing voltage increases beyond the reverse breakdown voltage, excessive reverse current may damage the device। ठीक है? तो डायोड की जो डिवाइस होगी वो डैमेज हो सकती है। इस वजह से जो है हम कभी भी इसको रिवर्स बायस में हम यूज नहीं करेंगे। वी विल ऑलवेज यूज इट इन अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ठीक है? तो ये मेरे पास डायोड का फॉरवर्ड बायस का कंडीशन और ये मेरे पास रिवर्स बायस कंडीशन थी। ठीक है? ये बेसिकली इसका IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड है, जहां पर इसका फॉरवर्ड बायस भी शो किया हुआ है, जहां पर इसका रिवर्स बायस भी शो किया हुआ है। और ये जो सर्किट्स आपके सामने शो किए हुए हैं, ये बेसिकली इसी तरीके के सर्किट्स आपको आज की लैब में हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे प्रोटीएस पर, और करंट्स और वोल्टेज को हम लोग आपको एक टेबल में नोट करवाएंगे और चेक करवाएंगे कि भाई डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है या रिवर्स बायस में। ठीक है जी? अच्छा, एक और चीज पढ़नी है।
जैसा मैंने आपको बताया था अभी, ये कह रहा है, अच्छा मैं बस आपसे वैसे ही एक सवाल इसको डिटेल में समझाने से पहले, अगर इसमें ये लिखा है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बैरियर पोटेंशियल, टेम्परेचर का आपके ख्याल में क्या अफेक्ट होता होगा बैरियर पोटेंशियल का? अगर एक डायोड है, नॉर्मल कंडीशंस में 0.7 वोल्ट्स मांग रहा है ओवरकम करने के लिए, तो अगर मैं एक टेम्परेचर एक सर्टेन एनवायरनमेंट का इंक्रीज कर दूं बहुत ज्यादा, तो आपका क्या ख्याल है, डायोड जल्दी कंडक्ट करेगा या देर से कंडक्ट करेगा? आई वांट एन आंसर विद प्रॉपर रीजनिंग। एनीवन? किसी को कोई आइडिया है? ये ग्राफ देख के क्या समझ आ रहा है? दो ग्राफ्स बने हुए, एक ब्लू वाला एक रेड वाला। ब्लू वाला है एट 25 डिग्री सेल्सियस, रेड वाला है एट अ ग्रेटर टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री प्लस मोर टेम्परेचर। तो इससे ग्राफ आगे शिफ्ट हुआ या पीछे शिफ्ट हुआ? जवाब दें। बैकवर्ड सर। बैकवर्ड शिफ्ट हुआ। तो आपके ख्याल में जो बैरियर इंक्रीजिंग द पोटेंशियल है टेम्परेचर से सर जो कंडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब वो जो 0.7 वोल्ट पर हो रही थी अब वो कम पर होगी। शाबाश, एक्सेलेंट, ठीक है। तो शारिक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना, तो क्योंकि टेम्परेचर हैज अ मेजर अफेक्ट ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी क्यों चाहिए उनको? एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि वो वैलेंस बैंड से कूद के कंडक्शन बैंड में जाए, क्योंकि उनका मकसद क्या है? उनका मकसद ये है कि वैलेंस बैंड से जब कूद के कंडक्शन बैंड में चले गए तो उनकी वाह हो गई और वो कंडक्शन उन्होंने शुरू कर दी। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी दो तरीके से ले सकते हैं, आया अप्लाइड वोल्टेज से वो एनर्जी ले, या फिर वो टेम्परेचर जो आप, क्योंकि देखिए एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है ना, टेम्परेचर के फॉर्म में भी हो सकती है, वोल्टेज के फॉर्म में भी हो सकती है। तो जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप उसको और कम वोल्टेज पर जल्दी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इसीलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगी। आधी बात समझ? और डिवाइस जल्दी कंडक्ट कर लेगी। सो दिस इज द, ये सारी बातें आप लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, बट आपको समझाने के लिए बेसिकली ये चीज पढ़ाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द ब्लू कर्व इज एट रूम टेम्परेचर एंड द रेड कर्व इज एट एन एलिवेटेड टेम्परेचर। द बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय 2 मिलीवोल्ट्स फॉर ईच डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर मैं जैसे फर्स्ट करें 25 डिग्री इंक्रीज किया, 25 डिग्री पर मैं वैसे ही परफॉर्म करता हूँ, अगर मैंने 26 डिग्री किया तो बैरियर पोटेंशियल कितनी जाएगी? 0.7 माइनस 2 मिलीवोल्ट्स। तो कितनी हो जाएगी? आप लोग मुझे निकाल के बताएं। ये हो जाएगी आपके सामने। सर ये 2.5 नहीं होता है? हाँ 2.5 नहीं होता है ये? इतना मतलब कर सकते हैं कोई ऐसा, मतलब 2 मिलीवोल्ट से 2.5 मिलीवोल्ट्स होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.698 मिलीवोल्ट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका 0.7 से कितना हो गया? 0.698 मिलीवोल्ट्स। ठीक है जी। तो ये आपका अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बैरियर पोटेंशियल हो सकता है, और जरूरी नहीं कि 2 मिलीवोल्ट्स हो, 2.5 जिस तरीके से शारिक ने कहा कि 2.5 मिलीवोल्ट हो सकता है, तो बिल्कुल 2 से 2.5 मिलीवोल्ट के दरमियान कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है जी। तो अच्छा, इसके अलावा आगे जो है वो एप्लीकेशन सर्किट्स हैं, जो हम लोग बाद में जब एप्लीकेशन आप लोग प्रोटीज में पढ़ेंगे उस वक्त मैं आपको ये प्रेजेंटेशन जो है वापस खोल के बताऊंगा। ठीक है, अब जो है आपकी लैब हम लोग ओपन करते हैं, और ये सारी की सारी इसमें वही कहानियां जो भी आपको मैंने शुरू समझाई है, तो मैंने इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बना ली थी आप लोगों के लिए, ताकि वो प्रेजेंटेशन जो है वो आगे भी जब एप्लीकेशन हम लोग करें तो उस वक्त भी मैं आपसे वो शेयर कर लूंगा, तो जब हम लोग उससे भी देख लेंगे। बाकी थ्योरी अगर कोई पढ़ना चाहे तो ऐसे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये सारी वही बातें लिखी हुई हैं जो हम लोगों ने अपना पढ़ी। अच्छा, पहले एक प्री लैब सेक्शन है। प्री लैब का क्योंकि सवाल, अच्छा एक सवाल ये है, ये प्री लैब का आप लोग जवाब दें ताकि आप लोगों को सॉल्विंग में आसानी हो।
सवाल ये है हाउ डज डोपिंग अफेक्ट कंडक्टिविटी ऑफ, अच्छा सारे का आपने उस वक्त इंट्रिंसिक जो होता है ना प्योर होता है वो, तो आपने उल्टा कह दिया था मेरे ख्याल से। तो इसमें ये है कि हाउ डज डोपिंग अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस एनीवन। कोई बच्चा इस सवाल का जवाब देना चाहे तो क्या होता है, डोपिंग से क्या होता है? अगर आप इसको जवाब देंगे अपने लफ्जों में तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ये प्री लैब सेक्शन है। बताओ जवाब दो। सर डोपिंग की वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं, तो इस वजह से कंडक्टिविटी तो बढ़ जाती है ना। बिल्कुल, तो इसको यहाँ पर आप जो जवाब देंगे वो ये है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर लीजिएगा कि इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड करते हैं पी टाइप और एन टाइप, ताकि हमारे ओवरऑल जो मेजॉरिटी कैरियर्स है ना वो इंक्रीज हो जाए। सही है, तो ये आपका इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अब आ जाए लैब टास्क के ऊपर। ठीक है, लैब टास्क में कह रहे हैं रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। वेरिएबल रजिस्टर नहीं चाहिए, फिक्स रजिस्टर 3 तरीके की चाहिए, 1 किलो ओम्स, 10 किलो ओम्स और 10 ओम्स। सेमीकंडक्टर जो डायोड है, डायोड कौन सा चाहिए, 1N4007। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, फंक्शन जनरेटर चाहिए। इसके अलावा ऑसिलोस्कोप चाहिए। CRO क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑसिलोस्कोप ही है। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में कह रहे हैं कि पहले आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर 1-1। Note that the low current diode is connected to the terminals A and B with forward bias polarity। अच्छा, फिगर 1-1, फिगर 1-1 ये वाली है। ठीक है, ये है आपकी फिगर 1-1, जहां पर आपके पास एक डायोड है फॉरवर्ड बायस में। क्यों? क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी मैंने कनेक्ट की है। 12 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है, और साथ साथ एक सीरीज में रजिस्टर भी कनेक्ट किया हुआ है 1 किलो ओम पर। सीरीज में रजिस्टर क्यों कनेक्ट किया है मैंने यहाँ पे, एनीवन कोई बता सकता है कि सीरीज में रजिस्टर कनेक्ट करने की क्या वजह है? सीरीज, अच्छा इसका जवाब जो है ना वो आपके IV कैरेक्टरिस्टिक से भी आ सकता है। करंट सेम होता है नहीं, ये क्या जवाब, नहीं नहीं इसका ये जवाब नहीं है। एनीवन, जब डायोड का बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो गया तो अगर मैं हल्का सा वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो क्या होता है? जी, थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव करें। करंट तेजी से सर, करंट तेजी से चले आता है बिल्कुल एक, सही है। और बिल्कुल फिर अगर वो वापस डायरेक्ट बैटरी में जाएगा तो बैटरी उड़ा देगा। तो रेजिस्टर हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो करंट वापस से नॉर्मलाइज कर दे, ताकि बैटरी शॉर्ट वो ना हो। करंट को बेसिकली करंट को कंट्रोल करना है, करंट को लिमिट करना है, ताकि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट डायोड कंडक्ट कर रहा है कहीं वो डायोड को ही ना जला दे। सही, क्योंकि करंट क्या होता है, करंट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट्स, और हीटिंग उस इमेंस अमाउंट ऑफ करंट से क्या हो सकता है कि मेरे पास हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, जल सकता है। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, करंट जो है वो सॉरी सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एडजस्ट द पावर सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल फॉर 0 इनपुट। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट हमने 12 वोल्ट से नहीं करना, हमने स्टार्ट करना है 0 वोल्ट से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज इंक्रीज करना है। फिर कह रहे हैं स्विच ऑन द पावर सप्लाई एंड केयरफुली एडजस्ट द वोल्टेज टू गिव द करंट। अच्छा, इसमें करंट लेवल्स लिस्टेड नहीं है, हमें करंट खुद निकालना है। ठीक है, अच्छा पहले हम लोग पहले हम लोग सर्किट फिगर 1-1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिगर 1-2 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपके सामने फिगर 1-1 के लिए वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर प्रोटियस ओपन है। अच्छा, इसको मैंने यहाँ से बंद किया। अच्छा, उससे पहले आप लोगों का सवाल ये था कि सर हमें आप लैब बंद कर करके दिखा दें, तो मैं आपको पहले लैब बंद कर करके दिखाता हूँ। सिग्नल जनरेटर मैंने यहाँ से यूज़ किया और ऑसिलोस्कोप यूज़ किया। ठीक है, अच्छा इसको मैंने ग्राउंड किया, इसको मैंने कनेक्ट किया A से, इसको मैंने रन किया,
ये आ गया इधर। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास इधर से। अच्छा, आप लोग क्या कह रहे हैं कि सर हमारे पास 5 वोल्ट सेट नहीं हो रहा। अच्छा, इसको फिर हम सर लोग, आपने 50 वोल्ट्स दिया है, अच्छा 50 वोल्ट, सॉरी 50 वोल्ट, हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप लोग ये कह रहे थे, ठीक है मैं समझ गया। ठीक है सर फ्रीक्वेंसी 50 है इसकी। ठीक है ठीक है ठीक है। आप इसको 12 वोल्ट तक ही ले जाएं फिर, ठीक है, तो मसला नहीं है। असल में मैं बताऊँ उसको, मैं जिस तरीके से मैं करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस तरीके से कह रहा था कि क्योंकि मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल किया था, तो मैंने उनको कहा था कि हाँ 50 वोल्ट्स आ रहा है। तो मैं बेसिकली आपको समझाता हूँ। मैं गया था जनरेटर मोड में, और यहाँ से आके मैंने एक साइन वेव सेलेक्ट कर ली थी यहाँ से, इस तरीके से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे जाकर मैंने 50 एम्पलीट्यूड लिख दिया, और सॉरी, हाँ 50 एम्पलीट्यूड नहीं, कितना था, 50 था, और 50 फ्रीक्वेंसी लिख दी। तो यहाँ से आपकी मर्जी है, ठीक है। सर साइन किस लिए यूज होता है? साइन वेव जनरेट करनी है। देखें, तब यहाँ पर आपके पास जो है वो 50 वोल्ट पीक की भी आ गई, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम कैसे करें, ऐसे करें या सिग्नल जनरेटर आपकी से? मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से कर लें। ओके चलिए, ये लैब 1 का क्लियर हो गया मामला। अब हम आते हैं आज की लैब को, ठीक है। अच्छा, हमें चाहिए एक डायोड। डायोड के लिए हमें चाहिए कंपोनेंट्स में जाना पड़ेगा। कंपोनेंट मोड में गए, इस पे मैंने सेलेक्ट किया पी पर, और हमें कौन सा चाहिए था, 1N4007। तो मैंने लिखा 1N4007, ठीक है। तो मेरे पास ये डायोड आ गया। इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया, मैं इसको कहा ओके, ठीक है। तो ये मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। मुझे चाहिए एक 1 किलो ओम का रेजिस्टर और एक बैटरी। यहाँ पर मैंने लिखा रेजिस्टर, ठीक है। तो मेरे पास ये रेजिस्टर आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कहाँ गया, और यस, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। इसको मैंने किया ओके, इसको आप सीधा कर लो। इसको हमें चाहिए 1K का, ठीक है। इसको मैंने किया ओके। आप लोग एक काम करें कि आप लोग अपना साथ साथ जो है ना, आप लोग भी प्रोटीज पे खोलें, और साथ साथ जैसे मैं कर रहा हूँ आप लोग भी कर रहे हैं, ताकि आप लोग ये कि पीछे ना रहे मेरे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ करें, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो हाथ के हाथ पूछ लें। तो सारे बच्चे अपने प्रोटीज ऑन कर लें, और ये जो मैं कर रहा हूँ वो साथ साथ शुरू कर दें, ठीक है। हमें चाहिए बैटरी, सेल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है। एक ग्राउंड चाहिए, एक सर्किट में ग्राउंड होना लाजमी है। ग्राउंड मैंने यहाँ से कनेक्ट किया, ठीक है। बैटरी कितनी, 12 वोल्ट की। हमें स्टार्ट करना है 0 वोल्ट से। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 वोल्ट से। इसको मैंने किया 0, चलो 0.1 कर लेते हैं हम लोग, 0 नहीं एक्सेप्ट कर रहा, हम 0.1 कर लेते हैं, ठीक है। 0.1 वोल्ट की बैटरी है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, हमें ग्राफ भी साथ साथ फिल करना है ना, तो मैं आपको सिखा दूं किस तरीके से करेंगे आप। अच्छा, इसके नीचे ये टेबल गिवन है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एडिट में करूँ, एक मिनट, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा सीरियल नंबर 1, ठीक है। अच्छा, इनपुट वोल्टेज आपने कितना दिया हुआ है, अभी आपने दिया हुआ है 0.1 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस 1 किलो ओम। अच्छा, अब एक और चीज़ ये कि हमें यहाँ पर डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एमीटर भी चाहिए होंगे। डीसी वोल्ट मीटर लगाया मैंने अक्रॉस 1 किलो ओम रेजिस्टर। वोल्ट मीटर सीरीज में लगता है, पैरेलल में लगता है? हाँ भाई,
वोल्ट मीटर, पैरेलल हाँ पैरेलल। इसको मैं पैरेलल में लगा रहा हूँ। पैरेलल में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही है। और एमीटर भी ये चाहिए होगा कि मैं फॉरवर्ड करंट भी निकालने, तो क्योंकि ये सीरीज सर्किट है तो क्या मैं कहीं भी लगा सकता हूँ एमीटर? जी सर। क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है तो मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अच्छा एक और चीज, इसको मैंने एमीटर यहाँ से लिया और इसको मैं यहाँ प्लेस किया, ये इसको मैंने यहाँ से तोड़ा, मैं यहाँ ले गया। अच्छा एक मिनट, इसको मैंने रिवर्स किया, पहले यहाँ कनेक्ट किया, यहाँ कनेक्ट किया, इस पर डबल क्लिक किया। इसकी रेंज मैं कम कर रहा हूँ, इसकी रेंज में कर रहा हूँ मिली एम्पियर्स में, क्योंकि करंट मेरे पास कम फ्लो होने वाला है, या क्योंकि अभी तो बहुत कम है, इसको हम माइक्रो एम्पियर में करते हैं, ठीक है। ये करंट हो गया। अच्छा वोल्टेज को भी हम अगर हम चाहें तो मिली वोल्ट्स में कर सकते हैं, इसको मैंने कर दिया मिली वोल्ट्स, ठीक है। सिर्फ रेंज चेंज कर रहा हूँ, परेशान मत होना कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा अब मैंने क्या किया, अब मैं टेबल फिल करना शुरू करूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब इधर मैंने इसको रन करना शुरू किया तो इधर देखें क्या होगा मेरे पास। अब मैं अब जो है ना, मैं आप लोगों से जवाब देना शुरू करता हूँ। क्या हो रही है इसमें, हो ये रहा है, मैंने अभी 0.7 वोल्ट से बहुत नीचे वोल्टेज गिवन, ठीक है। तो क्या डायोड कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, पहला सवाल जी। जवाब दें, सेशन को इंटरैक्टिव करते हैं जी। नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगर डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, अब मेरा नेक्स्ट सवाल है, ओपन स्विच एक्ट करेगा या क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा? सर वो क्यों नहीं करेगा? ये किसने सवाल पूछा है? सर हुनैन। देखो हुनैन भाई, बेटा ये है इसका जवाब। डायोड का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? 0.7 वोल्ट्स। उसके ग्राफ में भी यही शो किया गया था कि अगर 0.7 वोल्ट से वोल्टेज नीचे है तो डायोड कंडक्ट नहीं करता, डायोड के करंट नहीं होता उसके, सही है। क्योंकि डायोड की एक लिमिट है, जब 0.7 वोल्ट्स को ओवरकम कर जाएगा तब डायोड कंडक्ट करेगा, एज अ क्लोज स्विच एक्ट करेगा। इसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन, एक मिनट को। इधर देखो ये कहाँ गया, प्रैक्टिकल वर्सेस आइडियल डायोड, एक मिनट। हाँ बिल्कुल ये वाला, इस पे आ जाओ। इधर देखो, इधर क्या हो रहा है हुनैन और बाकी सब बच्चे भी देखें। जब मेरे पास डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब आपने 0.7 वोल्ट से उसको नीचे गिवन है, तो डायोड एज अ ओपन स्विच एक्ट करता है। और जब 0.7 वोल्ट से ऊपर होगा ना तो क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा। अब इस चीज को हम रिलेट करते हैं इससे। 0.1 वोल्ट दिया, डायोड ने कंडक्ट नहीं किया, जैसे आपने ये क्लास फेलो ने कहा, तो डायोड, मेरा अब सवाल ये है कि ओपन स्विच की तरह एक्ट करेगा या क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा? जी ओपन। ओपन स्विच, ठीक है। अगर सर्किट ओपन होता है तो उस सर्किट में से कोई करंट फ्लो करता है? नहीं। अगर रास्ता ही टूटा हुआ है तो पानी कहाँ से फ्लो करेगा? तो पानी फ्लो ही नहीं कर रहा। तो ये बात हमने इस एमीटर से देख ली, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा सर्किट में। क्यों? क्योंकि पाथ बीच में टूटा हुआ है। जब रास्ता ही टूटा हुआ है तो करंट कैसे फ्लो करेगा? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, कितना लिख दिया मैंने, लिखा 0 माइक्रो एम्पेयर लिख दिया। अब वापस आओ सर्किट में। अब अगला सवाल, जब कोई पाथ ओपन होता है तो वहां पर करंट तो 0 होता है, वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैंने बैटरी से कितना वोल्टेज दिया है? 0.1। और यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? 0.1। वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि जहां पर ओपन सर्किट हुआ, सारा का सारा वोल्टेज जो मैंने सप्लाई पे दिया था वो सारा का सारा ओपन सर्किट में वोल्टेज के अक्रॉस, डायोड के अक्रॉस वही वोल्टेज आ गया जो मैंने अप्लाई किया था। और क्योंकि
सारा का सारा वोल्टेज यही अप्लाई हो गया, और क्योंकि सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होना चाहिए था, तो जब 0.1 मैंने इनपुट पे अप्लाई किया, 0.1 डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो आगे कुछ वोल्टेज जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस? नहीं जाएगा। जब भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है? 0 मिली वोल्ट, क्योंकि सारा का सारा वोल्टेज तो डायोड ने अपने अक्रॉस ड्रॉप कर दिया। ये चीज समझ आई? जी। ठीक है जी। तो मैंने इसको यहाँ पर फिल कर लिया ऐसे। अक्रॉस 1 किलो ओम कितना आ रहा है भाई, मुझे पता है, मेरा आ रहा है 0 मिली वोल्ट। और डायोड के अक्रॉस कितना आ रहा है, जितना मैंने अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया? 100 मिली वोल्ट। तो ये भी असल में, सॉरी, मिली वोल्ट, तो ये भी 100 मिली वोल्ट ही है, एक ही बात है। ठीक है जी। अब दूसरा हम करते हैं काम। अब हमने किया सीरियल नंबर 2, ठीक है, 2 लिखा। अब मैं सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज कर रहा हूँ, मैंने इसको स्टॉप किया, मैंने किया सप्लाई वोल्टेज को 0.5 वोल्ट। कितना किया? 0.5 वोल्ट। इसको मैंने ओके किया। क्या अभी, अब देखते हैं, इसको मैं रन करता हूँ अब क्या होता है। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ। अब मैं 0.1 से 0.5 वोल्ट्स आ गया। ठीक है, 0.5 वोल्ट्स का मतलब है, अच्छा मैं इसको, अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने इसको, मैं इसकी रेंज चेंज करूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए, ताकि ये कि अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसको मैं वोल्ट्स में करता हूँ और इसको मैं वोल्ट्स में, ठीक है जी। जी ठीक है, इसको मैंने रन किया, आप समझ आया? अब देखो क्या हो रहा है। अब मैंने थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज किया तो डिवाइस या सर्किट में थोड़ी सी जान आना शुरू हो गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेरे पास अभी भी जो सर, जी जी सर ये करंट चेंज नहीं होगा? चेंज होगा मतलब? ये माइक्रो में ही रहेगा? हाँ, क्यों माइक्रो में क्यों रहेगा? वही तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा बेटा कि देखें, अभी आपने 0.7 वोल्ट्स का जो लिमिट है ना, जो 0.7 वोल्ट्स की बाउंड्री है, अभी आपने उसको क्रॉस नहीं किया। अगर आपने उसको क्रॉस नहीं किया तो अभी डिवाइस कंडक्शन नहीं कर रही। अभी डिवाइस के थ्रू सिर्फ लीकेज करंट बहुत ही छोटा सा करंट होता है। अगर करंट बहुत छोटा है तो जब भी मैंने इसकी रेंज माइक्रो एम्पियर में की ताकि वो छोटे से छोटा करंट भी मैं कैप्चर कर सकूं। आ रही बात समझ? अगर मैंने फर्ज करें यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, इसकी रेंज मैंने कर दी मिली एम्पियर, ठीक है, हाँ, तो अब ये हो सकता है कैप्चर ना हो सके। देखो क्या लिखा है, 0.02 मिली एम्पियर हो तो रहा है, बट मैंने माइक्रो एम्पियर में किया तो ये और एक्यूरेट मुझे वैल्यू दे रहा था। समझ आ रही है? क्योंकि लीकेज करंट जो है ना बहुत छोटा होता है, तो अगर करंट बहुत छोटा है तो इसकी रेंज भी हमें बहुत छोटी लेनी पड़ेगी ताकि हम उस करंट को कैप्चर कर सकें। सही है? समझ आ रही है? तो अब मैंने क्या किया, 0.5 वोल्ट्स किया, सर्किट में थोड़ी सी जान आई, बट अभी भी बहुत ज्यादा वोल्टेज डायोड के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। 0.5 वोल्ट्स अप्लाई किया, डायोड के अक्रॉस 0.48 वोल्ट्स ड्रॉप हो रहा है। अराउंड 96% ऑफ द टोटल वोल्टेज इज बीइंग ड्रॉप्ड अक्रॉस द डायोड। तो डायोड अभी भी ओपन ही है ना, क्लोज तो नहीं हुआ, बट लीकेज करंट है। और अक्रॉस द रजिस्टर कितना ड्रॉप हो रहा है? 0.02 वोल्ट्स। और लीकेज करंट कितना है? 24.6 माइक्रो एम्पियर। तो अब मैंने इस टेबल को वापस फिल किया। ठीक है, अब मैंने इनपुट कितना किया? मैंने किया 0.5 वोल्ट्स। अक्रॉस द डायोड कितना आ रहा है? आ रहा है 0.02 वोल्ट्स। सॉरी, अक्रॉस द रजिस्टर, अक्रॉस द डायोड कितना आ रहा है? 0.48 वोल्ट्स। और करंट कितना आ रहा है? ये आ रहा है 24.6 माइक्रो एम्पियर। ठीक है जी। अच्छा, क्या सवाल है? क्लोज स्विच अभी एक्ट नहीं करेगा। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर कितना किया? मैंने किया 0.7 वोल्ट ही कर दिया, चलो ठीक है। अब इसको मैंने स्टॉप किया, इसको मैंने किया
0.7 वोल्ट्स। ठीक है जी, इसको मैंने रन किया, अभी भी थोड़ा सा वैसे ही सिनेरियो आ रहा है। ठीक है, बट जब मैं 0.8 वोल्ट्स करूंगा ना तो फिर देखिएगा। अच्छा मैं इसको लीडिंग में नोट कर लूँ। 0.7 वोल्ट अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर कितना ड्रॉप हो रहा है? 0.16 0.54। ठीक है, 0.16 वोल्ट्स, 0.54 वोल्ट्स, और करंट कितना था? 155 मिली माइक्रो एम्पियर। ठीक है जी, अब मैं करता हूँ इसको मैं करता हूँ 1 वोल्ट्स। कितना करता हूँ? 1 वोल्ट्स। अच्छा अब मुझे पता है कि भाई करंट आएगा, पहले मैंने इसको स्टॉप किया, इसकी रेंज मैंने मिली एम्पेयर में कर दी, क्योंकि मुझे पता है अब करंट फ्लो करेगा, ज्यादा करेगा। क्योंकि मैंने कितना कर दिया? इसको मैंने कर दिया 1 वोल्ट। ठीक है जी, अब क्या होगा? इसको मैंने रन किया, अब देखें अब क्या हो रहा है। अब ये हो रहा है कि मेरे पास जब मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया, करंट मेरे पास अब अच्छा खासा फ्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैंने अपना नी वोल्टेज उस कर्व को मैंने क्रॉस कर लिया। अच्छा, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है? क्योंकि डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0.58 0.6 0.7 आ रहा होता है, तो यहाँ पर 0.58 वोल्ट्स आ रहे हैं, और जो बकिया वोल्टेज है वो 0.42 वोल्ट जो है वो अक्रॉस द रजिस्टर ड्रॉप हो रहा है। और करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है 0.42 मिली एम्पियर। सही है। अच्छा, डायोड के अक्रॉस 0.58 या 0.6 वोल्टेज क्यों ड्रॉप हो रहा है? इसका जवाब कौन देगा? बहुत आसान सा जवाब है इसका। डायोड के अक्रॉस 0.58 या 0.6 वोल्ट्स क्यों ड्रॉप हो रहा है? क्योंकि अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 0.7 होता या है बिल्कुल, शाबाश, एक्सीलेंट, करीब। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका सही जवाब है, गुड। उन्होंने बिल्कुल सही चीज को एनालाइज किया। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे पास डायोड का ड्रॉप इतना आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? इस रीडिंग को भी नोट कर लूंगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस टेबल के अंदर आप जाएंगे 12 वोल्ट तक। कहाँ तक जाएंगे? 12 वोल्ट तक। तो मैंने आपके लिए 4 वैल्यूज फिल कर दिए। अब मैं 4 वैल्यूज को सही तरीके से फिल करूँ ताकि मेरे आप लोग इसको कर सकें। ये अक्रॉस का कितना आ रहा है? 0.42 वोल्ट आ रहा है, यहाँ आ रहा है 0.58, और करंट कितना आ रहा है? अब आ रहा है 0.42 मिली एम्पेयर। कितना आ रहा है? मिली एम्पेयर। अच्छा, मैं एक एक्सट्रीम केस करता हूँ। फर्स्ट करें आपने रीच किया। अच्छा, आपने इंक्रीज कैसे करना है? 1 के बाद 1.5, देन 2, 2.5, 3, 3.5, सो ऑन टिल 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब मैं नीचे एक साथ ही मैं 12 वोल्ट यहाँ पे फर्स्ट कर आपने कर लिया, और अब मैं 12 वोल्ट पे डायरेक्ट निकालूंगा 12 वोल्ट पे क्या क्या मामला हो रहा है। ठीक है, तो पूरा टेबल आपके सामने गिवन है। मैंने यहाँ पर किया सीरियल नंबर 12, या एक्स कर लो, चलो 12 वोल्टेज अप्लाई किया। तो अब क्या होगा? अब चेक करते हैं। इसको मैंने स्टॉप किया, मैंने अप्लाई किया 12 वोल्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होता है। देखिए 12 वोल्ट्स अप्लाई किया, डायोड के अक्रॉस जो अपना वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट्स है, अब बिल्कुल वही ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द रेजिस्टर, क्योंकि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, सीरीज सर्किट है। बकिया सारा वोल्टेज 11.3 वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, और करंट कितना सारा हो गया? 11.3 मिली एम्पियर। आपने अपनी जर्नी शुरू की थी माइक्रो एम्पियर से, आप मिली एम्पियर पहुंच गए। माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर, इसका मतलब ये कि जो मिली एम्पियर वाला करंट है वो 1000 गुना ज्यादा है माइक्रो एम्पियर से। तो आपका डायोड जो है वो 1000 गुना ज्यादा करंट कंडक्ट कर सकता है व्हेन इट इज इन अ कंडक्शन मोड। सारी बात समझ, पहले इंसुलेटर था, अब बकायदा कंडक्टर बन चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सारी की सारी वैल्यूज नोट करनी है। ये काम आपने कर लिया फॉरवर्ड बाइस के लिए। ठीक है, अच्छा ये काम आपने यहाँ तक तो कर लिया, गुड। अब हम देखते हैं कि अच्छा ये हमने, एक मिनट सर, लैब कब तक चलेगी? लैब पता चलेगी, क्यों कोई क्लास है आपकी? सर वैसे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की होती है 11:40 अच्छा, बस अभी मैं 11:40 से खत्म कर दूंगा ये। ठीक है, बट समझ आ रहा है ना किस ठीक है तरीके से करना है? सर एक चीज यस बताएं, सर। सब
जो जी वोल्टेज बोलो ड्रॉप डायोड के क्रॉस होगा देन रेस्ट। जी, क्या कहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने 12 वोल्ट सप्लाई किया, देखिए जब आपने बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम कर लिया ना, इसका मतलब ये कि डायोड अब एज अ बैटरी एक्ट कर रहा है, जिसके अंदर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप तो लाजमी आएगा। इसका मतलब ये कि जो अगर आप डायोड से आगे बढ़ेंगे ना, तो आप 12 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट, सही है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्यों? इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। देखें, इसकी वजह के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पेंट के जरिए, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा, यह आपके पास बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव है, ठीक है, यह आपके पास बैटरी का नेगेटिव है, ऐसा ही है, ठीक है। ये आपके पास है 12 वोल्ट्स, ठीक है जी। अच्छा, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। इसका पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं, ये डायोड का पॉजिटिव है और ये डायोड का नेगेटिव है, ठीक है जी। तो ये है आपका कितना है, ये है 0.7 वोल्ट्स, 0.7 वोल्ट्स। जब दो बैटरीज आपस में इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं ना, तो दिस इज नॉट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ये इसका रिजल्ट 12.7 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 12 माइनस 0.7 दैट इज 11.3। तभी अगर आप गौर से देखें, मेरे पास यहाँ पर 11.3 का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था अक्रॉस द रेजिस्टर, ये देखें। क्यों? क्योंकि यहाँ तक 11.3 वोल्टेज है और आगे कोई ड्रॉप होना ही नहीं है, आगे से यही ड्रॉप होना है, इसलिए यहाँ पर 11.3 का ड्रॉप आ गया। सही है, क्लियर हुआ? जी सर। गुड। अच्छा, अब मैं तो जल्दी से थोड़ा लेके चलता हूँ कि आप लोगों की क्लास भी है। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं एडजस्ट द पावर सप्लाई टू रिटर्न द डायोड वोल्टेज टू 0। हम कर लेंगे स्विच ऑफ एंड देन रिकंस्ट्रक्ट द सर्किट एज शोन इन फिगर 1-2 यूजिंग अ 20 एम्पीयर रेंज एमीटर, ठीक है। नोट दैट द डायोड पोलैरिटी इज रिवर्स। चले, शुक्र है क्लास पोस्टपोन हो गई है, तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है कि क्लास पोस्टपोन हो चुकी है। गुड। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, using that note that the diode polarity is reversed, the ammeter is directly connected in series with diode and now R1 is 10 kilo ohms। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है आपसे, अब गौर से देखना। अब हमें कह रहा है, अब आप ये सर्किट आप बनाओ, ठीक है। अब ये सर्किट बनाने के लिए मैंने क्या किया, ठीक है, इसको मैंने स्टॉप किया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया, इसको मैंने किया ऐसे कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया इसको, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसकी रेंज मैंने कर दी माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि अब तो कंडक्शन करनी ही नहीं है इसको, ठीक है जी। अब वो कह रहा है, कहाँ गया, क्या कह रहा है वो, ठीक है। The ammeter is directly connected in series, switch on the power supply and adjust the diode device voltage to 30 volts, record the diode reverse current on the table। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक काम ही करेंगे, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। इस टेबल के अंदर ना हमें दोनों चीजें कवर करनी है। इस टेबल के अंदर हमें फॉरवर्ड बाइस भी कवर करना है और रिवर्स बाइस भी कवर करना है। तो आप एक काम ये कीजिएगा कि मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आप फिर उस लिहाज से कीजिएगा। करिएगा ये कि ज्यादा गैप जो है ना देते हुए अपना टेबल को दो हिस्से में डिवाइड कीजिएगा। जी तंजील क्या लिख रही है, अजीब पागल है। सॉरी सर, बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया। जी मैं समझ गया था। अच्छा, तो इस टेबल को हमने क्या करना है, इस टेबल को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करके आधा टेबल डेडिकेट करेंगे फॉरवर्ड बाइस के लिए और आधा टेबल डेडिकेट करेंगे रिवर्स बाइस के लिए, ठीक है। तो आप जैसे 1 वोल्ट के बाद 1.5 पे आना था, तो आप 1 के बाद
डायरेक्ट 2, 3, 4 इस तरीके से जंप लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब 0.5 में ना जाएं, 1 के बाद 2, फिर डायरेक्ट 3, इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर आधा टेबल आपने यहाँ तक फर्ज करें कर दिया फॉरवर्ड वाइज के लिए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया रिवर्स के लिए, ठीक है जी, रिवर्स के लिए स्टार्ट किया, और फिर यहाँ से आपने शुरू किया वोल्टेज, वही कहानी शुरू की आपने। बट अब आपको ख्याल रखना है कि अब आपको 30 वोल्ट्स तक लेके जाना है। फॉरवर्ड जो वाइस था वो आपने लेके जाना है 12 वोल्ट्स तक, ठीक है, बट रिवर्स वाइस आप कहाँ तक लेके जाओगे, 30 वोल्ट्स तक। तो मैं इसको डायरेक्ट 30 वोल्ट्स पे लेके जाता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि क्या इसको असर पड़ा, ठीक है। इसको मैं ले गया 30 वोल्ट्स पे, इसको मैंने ओके किया। अच्छा, अभी भी ये नहीं कंडक्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि देखें मैंने 30 वोल्ट्स भी दे दिया, इसके बावजूद जो है करंट बहुत छोटा सा है, 0.3 माइक्रो इज वेरी स्मॉल। ये ओपन सर्किट है, क्योंकि देखें ओपन सर्किट के का की जमानत ही ये है कि सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज करता हूँ, मैं इसको लेके जाता हूँ 60 वोल्ट तक, ठीक है। नहीं, देखिए ये काम नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है कि रिवर्स वाइस में ये डायोड जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसको आप 30 वोल्ट तक ही रखो, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, आपने इस तरीके से स्टार्ट किया। अच्छा, आप डायरेक्ट आप क्या करना, स्टार्ट रिवर्स वाइस पे आप स्टार्ट करेंगे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट के बाद 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट एंड देन 30 वोल्ट, ठीक है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज इस तरीके से आपने यहाँ पर दोनों टेबल्स जो है वो फिल कर दिए। अच्छा, अब आ जाए वापस इधर, अब वो क्या कह रहा है, आई होप टेबल भरना समझ आ गया होगा, टेबल किस तरीके से फिल करना है। फिर वो कह रहा है कि प्लॉट, अच्छा इसके बाद टेबल तो फिल कर लिया, बट टेबल फिल करने का मकसद क्या है, टेबल फिल करने का मकसद ये है कि आपको आईवी कर्व जो है ना वो प्लॉट करने हैं। फॉरवर्ड वाइज के लिए अलग प्लॉट होगा, रिवर्स वाइज के लिए अलग प्लॉट होगा, ठीक है। इसके बाद आपने अच्छा माइक्स वगैरह बंद कर लें अपने। सर सेम वैल्यूज रख सकते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए? हाँ रख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद वो एक टेबल 2 आपको फिल करना है, उसमें मैं देख लूँ कि क्या कह रहा है वो टेबल 2 में, ठीक है। सर बोले रिवर्स बायस में आपने इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज क्यों, फॉरवर्ड में आपने सिर्फ 12 तक रखी है? क्या कह रही है? रिवर्स बायस में आपने इतनी बड़ी वैल्यू क्यों रखी है? फॉरवर्ड में तो आपने सिर्फ 12 तक रखी है। हाँ, क्योंकि रिवर्स बायस में बड़ी वैल्यू रखवाने की वजह ये है कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि चाहे आप सप्लाई का वोल्टेज कितना भी इंक्रीज कर दो, क्योंकि डायोड रिवर्स वाइस में लगा हुआ है, उल्टा लगा हुआ है, तो डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे ना, तो सॉफ्टवेयर एवलांच ब्रेकडाउन नहीं दिखाता। अगर ये चीज हम लोग रियल लाइफ में और प्रैक्टिकल में कर रहे होते तो तब तो मैं आपको एवलांच ब्रेकडाउन वाली कहानी करके दिखा सकता था, समझ रही है? जी जी, तो ये असला है सही, ओके। ठीक है। आपका सर हमसे सवाल डिवाइस सेलेक्ट नहीं हो रही, कौन सी डिवाइस सेलेक्ट नहीं हो रही? सर मैंने आपको अपना इशू लास्ट क्लास में बताया था, मुझे लगा था वो सही हो गया होगा दोबारा स्टार्ट करके, लेकिन वो अभी भी वैसे ही है। अच्छा, अभी क्लास के बाद एक काम कीजिएगा, आप स्क्रीन अपनी शेयर करके और फिर बताइएगा कि क्या मसला आ रहा है, ठीक है। अभी क्लास सही एंड है। हो जाए तो बताइएगा। अच्छा, तो इसके ओके बाद ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई वाइसिंग आपने फॉरवर्ड की, रिवर्स की, तो उसमें फिल क्या करना है, रेजिस्टेंस कितनी रखी, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, एक मिनट हो गया, इस टेबल के अंदर हम क्या फिल कराएंगे आपसे, मगर वैल्यूज आपने डायोड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, अच्छा पहले मैं टेबल टू फॉरवर्ड वाइस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
इसको हमें क्या काम करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया, पीसीबी पैकेज रेफरेंस, हाँ ठीक है। अब इधर देखें गौर से, इसमें वो कह रहे हैं टेबल नंबर 2 गौर से देखें, बाइसिंग कह रहा है आपने दो तरीके की बाइसिंग की, आपने पहले फॉरवर्ड बाइस किया, उसके बाद रिवर्स बाइस किया। तो कह रहे हैं जब आप डायोड्स को फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस करते हैं तो उस वक्त डायोड की रेजिस्टेंस क्या होती है। अच्छा, रिवर्स बाइस की अगर मैं बात करूं, क्योंकि रिवर्स बाइस के अंदर कोई कंडक्शन नहीं हो रही, डायोड एज अ ओपन सर्किट काम कर रहा है, तो जब एक डिवाइस ओपन सर्किट की तरह काम करती है तो रेजिस्टेंस कितनी होती है उसकी, इनफाइनाइट। क्या होती है, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा है। और जब फॉरवर्ड बाइस की तरह काम करे तो एक फाइनाइट वैल्यू है। तो बस आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, बस ये दो चीजें लिखनी है आपने यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहा है टेबल नंबर 3 के अंदर बैरियर पोटेंशियल क्या है डायोड का। तो जब मैंने 12 वोल्ट रखा था तो कितना आया था, अराउंड 0.71 वोल्ट आ रहा था मेरे पास, ठीक है। तो आपने वो लिख देंगे। डायोड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस आप जो है, असल में यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि ओम मीटर यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, वॉट मीटर है यहाँ पर, हाँ एक तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये मेरा सवाल है आपसे, वो कह रहे हैं कि आपको डायोड की ना फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकालनी है आरएफ, मगर मेरे पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डायरेक्ट ओम मीटर नहीं है जिससे मैं रेजिस्टेंस निकालूं। मैं किस तरीके से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, कोई मुझे बता सकता है इसमें? मल्टीमीटर भी नहीं है? नहीं, मल्टीमीटर नहीं है, सिर्फ मेरे पास वोल्ट मीटर है, सिर्फ मेरे पास एम मीटर है। क्या इन दो चीजों से मैं डायोड के अक्रॉस फॉरवर्ड रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ? एनीवन? सर ओम मीटर? ओम मीटर नहीं है ना मेरे पास, ओम्स लॉ, ये सादेन जी बिल्कुल, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या, सादेन ने शाबाश बहुत सही जवाब दिया। ओम्स लॉ है R ही इक्वल्स टू V अपॉन I। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मुझे पता है कितना हो रहा है, जब मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट रखा। अच्छा, इसको मैं आपके सामने करके दिखा दूँ ताकि आप लोग भी इसको करें, ठीक है। इसको मैं पहले करता हूँ, इसको मैं डिलीट किया, इसको मैंने वापस घुमाया, ठीक है जी। इसको मैंने वापस यहाँ लगाया, इसको मैंने वापस यहाँ लगाया, इसको मैंने किया 12 वोल्ट, ओके किया, रन किया, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको मैं करूँ मिली एम्पियर पे, क्योंकि इसकी रेंज अब चेंज हो गई ना, ओके की हो गया, ठीक है। इसको रन किया मैंने, कितना आ रहा है, सीरीज सर्किट में 11.3 मिली एम्पियर करंट है, वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है, 0.7। अब मैं जाऊंगा कैलकुलेटर पे, 0.71 डिवाइडेड बाय 11.3 मिली एम्पियर, तो ये कितना होगा, 0.00113, ऐसा ही है। 11.3 देना, 1 2 3, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है, 62.8। दिस इज माय डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। कितनी आ रही है, 62 या 63 ओम्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने रेजिस्टेंस निकाली और यहाँ पर मेरे प्लेस कर दी, कितनी आ रही है, 63 ओम्स। क्लियर है जी? ये फाइनाइट इनफाइनाइट लिख दिया, और यहाँ जो भी ड्रॉप आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो करंट आ रहा है आपका, उससे आपने यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन मुझे शो कर दी और यहाँ पर रेजिस्टेंस शो कर दी 63 ओम्स, ठीक है जी। अब नीचे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, क्वेश्चंस क्या कह रहा है वो, अभी आपसे मैं सवाल पूछूंगा, अब ये आप लोग मुझे जवाब दोगे। What happen if we increase the value of resistor in forward bias connection? अगर मैंने इसी केस में इसको 1K से 10K कर दिया तो क्या होगा? दानियाल जी सवाल पूछे, आपने हैंड रेस किया, पहले आप लोग मुझे इसका जवाब दें। अगर मैंने 1K से 10K कर दिया तो अब करंट क्या होगा सर्किट में? जी बताएं। हेलो
हेलो, सर इसको रन करने पे बताएंगे। नहीं आप ऐसे बताए ना, मैं रन तो कर लूंगा, बट अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो किस पर फर्क पड़ता है? अगर मैंने वन के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर मैंने 1K से 10K किया ना, जब पहले मेरे पास कितना करंट आया था 11.3 मिली एम्पियर, अब कितना आ रहा है? 1.14 करंट कम हो गया। सही है। तो अगर मैं फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, सॉरी, अगर मैं R1 की वैल्यू मैंने इंक्रीज की, तो आपने देखा कि जो फॉरवर्ड करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने अल्फाज में ये चीज लिखनी है। अच्छा, फिर है व्हाट इज पोटेंशियल बैरियर, क्या होता है भाई? अभी पूरा एक्सप्लेन किया है। खैर ये आप लोग सर्च कीजिएगा और फिर आप लोग इसका आंसर देंगे मुझे। अच्छा, ये ग्राफ आपने यहाँ पर ग्राफ पेपर गिवन है, यहाँ पर आपने फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करना है। फिर आपके पास एक पोस्ट लैब सेक्शन है। अब ये पोस्ट लैब सेक्शन जो है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा नहीं, ये आपको खुद गूगल करना है और खुद बनाना है। क्या कह रहा है? टास्क 1 है, वो टास्क इन लैब टास्क तो अलग है जो आपको करने नहीं करने। जो पोस्ट लैब क्या होता है? जो लैब के बाद टास्क घर पे आपको खुद करने होते हैं। कह रहा है डिजाइन और 2 इनपुट एंड गेट। क्या होता है? हाँ, एंड गेट बताओ क्या होता है? DLF पढ़े? जिसमें दोनों, हाँ दोनों क्या? बोलो बोलो, बोलते बोलते चुप मत हो जाइए। स्टेटमेंट, जिसमें दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगी तो फिर आंसर ट्रू आएगा। शाबाश। एंड गेट वो है कि जब दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी यस। इफ फर्ज करें, अगर मैं कहूँ कि इफ इट इज ह्यूमिड एंड द क्लाउड्स आर प्रेजेंट टुडे, दोनों कंडीशन है, मतलब क्लाउडी वेदर भी है और ह्यूमिडिटी भी है, तो बारिश होगी लाजमी। तो बारिश का होना इज अ एंड कंडीशन, ठीक है? दोनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी बारिश होगी। सही है। तो ये चीज हो गई एंड। तो आपने design a 2-input AND gate using diodes and resistors only. Simulate your design circuit on any circuit simulation tool like LTSpice, Multisim और Proteus. अच्छा, एक और चीज आपको बतानी है। कितने स्टूडेंट्स अभी क्लास के अंदर मौजूद हैं? 19 है। 19 स्टूडेंट्स में से किस किस के पास Proteus सक्सेसफुली काम कर रहा है? जी राना बोले। वर्क कर रहा है सर, सही। ठीक है, जिसके पास काम कर रहा है ना, जिसके पास नहीं काम कर रहा है वो बताए। एक तो मेरे ख्याल से रमशा है, इसके अलावा और कौन है? सर मेरे पास जी, एक तो रमशा होगी, इसके अलावा? सर मेरा प्रोटीज भी वर्क नहीं कर रहा, मैंने कल आपको मैसेज भी किया था। ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो जिसके पास वक्त प्रोटियस पे काम नहीं, अगर प्रोटियस काम नहीं कर रहा, लाइब्रेरी से इशू कर रहा है, इससे भी एक सिंपल सॉफ्टवेयर है LTSpice सॉफ्टवेयर। क्या है LTSpice? गूगल पर जाके लिखो डाउनलोड LTSpice। इसमें कोई आपको मतलब परेशानी नहीं होगी, आप सिंपल LTSpice डाउनलोड करें। आप एक बात ये समझ लें कि फॉर बिगिनर्स, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो बिगिनर्स होते हैं बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के, उनके लिए LTSpice जो है ना, वो एक बहुत ही हेल्पिंग हैंड है। प्रोटियस भी आप लोग आपके पास होना चाहिए और आपको आना चाहिए, बट प्रोटियस के अलावा LTSpice पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप LTSpice भी डाउनलोड करें। मैं उस पर भी आपका जो लैब टास्क है वो एक्सेप्टेबल, ठीक है? तो आप LTSpice भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर भी काम कर सकते हैं। LTSpice इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, ठीक है? अगर आपको जैसे अगर यूज नहीं भी करना आ रहा तो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरीके से LTSpice हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो आप जिसके पास प्रोटियस नहीं हो रहा, सिमुलेशन करते ही ऑफ हो जाता है। अच्छा, इसमें भी कोई मसला है, बस आना आपका, मैं आप LTSpice डाउनलोड कर लें जब तक, ठीक है? तो क्योंकि ये टास्क सर मेरे पास डाउनलोडेड है, मेरे पास खुल रहा है प्रोटियस जो है, लेकिन वो वर्किंग ऐसे मतलब कि उसमें कैटेगरीज अलग अलग आ जा रही हैं। ये पहले किसी और के पास भी हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने अपना इशू टीचर से कह के सही करवा लिया था। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, जी जी, आप दिखा दीजिएगा मुझे, मैं कर दूंगा। अगर मैं आपको बता रहा हूँ अगर नहीं है, जैसे कोई मसला हो रहा है, तो आप LTSpice पे भी, मतलब ये कि आपके पास बैकअप पे होना चाहिए। ओके सर। तो 2-input AND गेट आप लोग गूगल कीजिएगा, 2-input AND गेट यूजिंग डायोड्स, तो वहां पर बेतहाशा सर्किट्स आ जाएंगे। तो उसको आप इसमें से कोई सर्किट सेलेक्ट करें और फिर इसको रन कीजिएगा और फिर चेक कीजिएगा।
इसी तरीके से टास्क 2 है डिजाइनिंग अ 2 इनपुट और गेट यूजिंग डायोड्स, तो ये भी आप लोग आसानी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पोस्ट लैब सेक्शन, प्री लैब सेक्शन का सवाल और इन लैब टास्क नेक्स्ट वीक तक जमा करवाने हैं लाजमी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यू हैव 1 वीक टाइम टू सबमिट द लैब पोस्ट लैब असाइनमेंट, क्योंकि अभी हम लोग उसमें नहीं है, मतलब ये ऑन मतलब फेस टू फेस अगर मैं लैब कंडक्ट करवा रहा हूँ तो मैं आपको प्री लैब टास्क और इन लैब टास्क तो हाथ के हाथ ही मैं आपको चेक करता हूँ, बट अभी ये वो नहीं हो सकता, तो हम एक काम ही करते हैं कि मैं आपको पूरा 1 वीक दे रहा हूँ प्री लैब, इन लैब और पोस्ट लैब के लिए। तो आप मुझे तीनों चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीक तक जमा कराएंगे। अगर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह लैब्स अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो फिर लैब 3 ऑनवर्ड्स हम लोग जो है वो लैब के अंदर हार्डवेयर के फॉर्म में ही करेंगे, बट जब तक जी बोले नेक्स्ट लैब से हम लोग आपको इसी तरह ऑनलाइन सबमिशन करेंगे। अगर लैब हार्डवेयर में परफॉर्म हुई तो फिर हम लोग हार्डवेयर पे सबमिशन एक्सेप्ट करेंगे, बट लैब नंबर 2 तक सॉफ्टवेयर में जमा होगी। तो मतलब मैनुअल प्रिंट करवा लेना। जी बिल्कुल करवा के रख लें, करवा लें, बिल्कुल करवा लें, क्योंकि वो जरूरत पड़ेगी उसकी आगे, ठीक है। लैब नंबर 1 और 2 आपकी सॉफ्टवेयर सबमिटेड होंगी और लैब नंबर 3 से ऑनवर्ड्स हम लोग हार्डवेयर पे काम करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये थी आपकी डायोड बेस्ड लैब। सर क्या जी जी बोले 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 सर यूनी क्या सच में ओपन हो रही है, मतलब यूनिवर्सिटी सच में टीचर से ओपन हो रही है? हमें तो अभी तक असल में अभी तक टीचर्स को भी जो है कोई फाइनल एक वर्डिक्ट नहीं आया कि आपको आना है, मतलब अभी काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, तो हो सकता है कि लैब अगले हफ्ते भी ऑनलाइन ही हो या अभी कुछ पता नहीं है। जैसे ही कुछ पता चलेगा तो स्टूडेंट्स को हम लोग इन्फॉर्म लाजमी करेंगे, तो आप लोग टेंशन नहीं लें, हम आपको जो भी होगा सब कुछ इन्फॉर्म करेंगे। जी वो जो बोला था कि जिन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़े, जिनको यूनिवर्सिटी जाना है यूनिवर्सिटी जाएं, तो ऐसा होगा क्या? कुछ ऐसा सीन है? नहीं अभी असल में वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमें भी जो है ना वो कोई क्लियर गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई कि आपको इस तरीके से करना है या इस तरीके से करना है। तो अभी मैं मतलब ये कि बहुत एक मतलब अभी ये इस बात को इतनी मेच्योरिटी नहीं मिली है, मतलब ये बहुत प्री मेच्योर सी बात हो जाएगी अगर मैं कुछ भी कहूँगा अभी। तो अभी बस ये थोड़ा सा वेट कर लें, और हाँ कुछ 1 अक्टूबर का भी सुनने में आ रहा है, तो वो उसका भी देखते हैं अभी क्या होता है। बट इन द मीन टाइम आप लोग अपना काम मत रोकें, आप लोग अपना काम जारी रखें, और प्रोजेक्ट का प्लीज़ लाजमी देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइम पे प्रपोजल जमा करवाइएगा, ठीक है। तो वरना फिर ये क्योंकि प्रोजेक्ट जो भी आपका प्रपोजल वगैरह है वो मेरे ख्याल से 17 तक आपको जमा करवाना है, ठीक है। तो इन ग्रुप्स में आप काम करेंगे और जो भी लैब की डिवाइसेस हम लोग यूज़ करें जैसे डायोड्स हैं या ट्रांजिस्टर्स हैं या मॉसफेट्स हैं, तो उन्हीं के इर्द गिर्द जो भी एप्लीकेशन आप लोग देखें, आप लोग उसको भी गूगल करें, पहले आप लोग मुझसे अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद आप लोग प्रोजेक्ट पे काम शुरू करेंगे, सही है। तो प्रपोजल शुड बी नीट, इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, it should contain everything, even the circuit diagram that you guys will be working on। तो प्रपोजल मतलब एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए जिसमें आप लोग मुझे ये बताएंगे कि सर हम ये काम करेंगे इस सेमेस्टर, नॉट मोर देन 2 स्टूडेंट्स, या तो 2 स्टूडेंट्स काम करेंगे या 1 स्टूडेंट काम करेगा, सही है। लैब रिपोर्ट के अंदर आप लोग मुझे सर्किट की सिमुलेशन जो आप जहाँ से भी आपने देखी है वो जमा कराएंगे, और प्रोजेक्ट चेंज नहीं हो सकता, एक दफ़ा जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया फिर उस पर डटे रहना है। अगर प्रोजेक्ट चेंज करने या चेंज करने की नौबत आई तो मैं चेंज कर दूंगा, बट -5 होंगे फिर आपके। 40 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, फिर आपका प्रोजेक्ट 40 मार्क्स में से जज नहीं किया जाएगा, 35 मार्क्स से जज किया जाएगा। प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी होता है, 2 बंदों का इसीलिए किया गया है क्योंकि 3 बंदों या 4 बंदों में होता क्या है कि उन 3-4 बंदों में काम 1 बंदा या 2 बंदा कर रहा होता है, बाकी 2 बंदे जो है ना वो फिर या तो रिपोर्ट में लग जाते हैं या फिर वो काम नहीं करते, फिर जब वाइवा होता है तो फिर वाइवा में वो फंसते हैं, फिर उनके नंबर नहीं आते। तो प्रोजेक्ट पे क्योंकि अभी आप अर्ली सेमेस्टर में, तो अभी से आदत डालें खुद काम करने की, ठीक है, चाहे फीमेल्स हो चाहे वो लड़के हों, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप लोग ऑनलाइन सामान मंगवा सकते हैं, आप आजकल तो इतनी वेबसाइट्स इतनी चीज़ें मिल रही हैं, आप लोग मतलब ये आजकल बहुत चीज़ें अवेलेबल है, मतलब आप लोग चाहे जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए कोई एक्सक्यूजेज नहीं है कि सर हमें 3 ग्रुप चाहिए, 3 का मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, 2 का करूँगा, या फिर अगर अकेले बंदा करना चाहे अकेला का भी कर लूँगा, ठीक है। प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, और प्रोजेक्ट आप लोग बैरो बोर्ड पर सोल्डरिंग के साथ मुझे देंगे, नो ब्रेड बोर्ड बेस्ड प्रोजेक्ट्स आर एक्सेप्टेड, सही है।
फेरो बोर्ड पे सोल्डरिंग के साथ प्रोजेक्ट, सोल्डरिंग आती है या नहीं आती? थोड़ी बहुत तो आती है ना? नहीं सर, प्रैक्टिस ही नहीं की। प्रैक्टिस करें, कोई मसला नहीं है। आपके पास लैब का प्रोजेक्ट है, मैं कोई खूबसूरत प्रोजेक्ट नहीं मांग रहा आपसे, मैं ऐसे प्रोजेक्ट चाह रहा हूँ जो आप खुद हाथ से बनाए अपने, सही, मतलब किसी से बनवाने की। हल्की फुल्की सोल्डरिंग हो जाएगी सर। बस ठीक है, बस हल्की फुल्की तो आप लोग इंशाल्लाह फिर ये कि आगे इसको सीख लेंगे। तो आप लोग खुद काम करें अपने हाथ से, कोई मसला है तो मैं हूँ आपके लिए, मतलब कोई सोल्डरिंग में इशू आ रहा है या कोई सर्किट में इशू आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, वो ऐसा मसला नहीं है, बट काम खुद करें, ठीक है? क्योंकि खुद काम करेंगे तो सीखेंगे, वरना फिर नहीं सीखेंगे। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि जितने सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सेमेस्टर्स में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सोल्डरिंग ही नहीं आती। तो अगर आप बाहर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी का नाम खराब होगा कि आप लोगों ने क्या सिखाया उनको, सही है? तो आप लोग खुद काम करें, खुद चीज़ें सीखें, सही है? तो बोर्ड का बता दें सर, वेरो बोर्ड का बता दें क्या होता है? देखिए, एक होता है ब्रेड बोर्ड, एक होता है वेरो बोर्ड, ठीक है, और एक होता है पीसीबी बोर्ड। ब्रेड बोर्ड तो वही जो आप लोग लैब में वाइट कलर का यूज करते हैं, जिसमें बस आपको प्लग इन प्ले करना है, ठीक है? आपने कंपोनेंट्स लगाए निकाले, बस खत्म कहानी, क्योंकि सारे कनेक्शन अंदर से हुए होते हैं। अब वेरो बोर्ड बेसिकली होता है कॉपर बेस्ड बोर्ड होता है, इसमें कॉपर के पैड्स बने हुए होते हैं, उसमें आपको कंपोनेंट्स को प्लेस करके जो कनेक्शन है ना वो सोल्डरिंग के जरिए खुद बनाने पड़ते हैं। उसमें सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं, आप सोल्डर वायर यूज करते हैं, ठीक है? तो जैसे खवातीन वगैरह जिन्होंने यूज नहीं किया तो आप अपने क्लास फेलोज, मेल क्लास फेलोज की हेल्प ले सकती हैं, मतलब हेल्प आप ले सकती हैं, मतलब होगा दो के ग्रुप में, और कोई प्रोजेक्ट रिपीट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि फर्ज करें एक ग्रुप अगर एक चीज बना रहा है तो अगला ग्रुप भी वही लेके आ गया, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे होगा। मैं ये देखूंगा कि किस ग्रुप ने किस टाइम पे अपना LMS पर सबमिट करवाया, क्योंकि मैं चेकिंग उस लिहाज से स्टार्ट करूंगा। फर्ज करें एक ग्रुप ने 10 बजे सबमिट करवाया, एक ने 10:15 पे करवाया, तो जो जिस ग्रुप ने 10 बजे करवाया ना, पहले उसका चेक होगा, फिर 10:15 वाले का बाद में चेक होगा, ताकि जो पहले आइडिया प्रेजेंट कर रहा है उसको पहले अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग अभी से ग्रुप्स वगैरह बनाना शुरू कर दें और अपने आपस में डिसाइड करें, और फिर ये प्रपोजल्स मुझे ये कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे हो रहा होगा। सर प्रोजेक्ट तो एट द एंड ऑफ सेमेस्टर देना है ना? जी वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ सेमेस्टर देना है, बट सर अभी प्रपोजल देना है, अभी प्रपोजल देना है, ठीक है? आप अपना LMS देखें, LMS पे मैं आपको दिखा देता हूँ। LMS कहाँ गया? ये रहा आपका LMS, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए ना कि भाई कहाँ पे है सब चीजें, ताकि आप लोग बाद में मसला ना हो आपको, ठीक है? तो प्रोजेक्ट को बहुत सीरियसली लेना है। और जिसकी अटेंडेंस रह गई थी वो मुझे हाथ के बता दे, और रमशा आप मुझे अपना मेरी रह गई थी सर। स्क्रीन शेयर करके फिर आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या मसला आ रहा है। अच्छा, ये इधर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है FE लैब प्रपोजल। इस डॉक्यूमेंट को आप ओपन करोगे तो आपके पास सारी गाइडलाइंस वगैरह आ जाएंगी, ठीक है जी? एक मिनट रुक जाए, सुहाना बता रहा हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ आपके सामने ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसका मैंने आपको SMS भी कर दिया था ताकि आप लोग जो है वो पढ़ लें इसको। जी एक बार रुक जाए, ये आपका FE लैब का प्रोजेक्ट है, ये सारी की सारी गाइडलाइंस मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, जो उसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। डेडलाइंस अंडर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, उसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, तो प्लीज़ डेडलाइंस को जो है ना वो आप लोग अच्छी तरीके से एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है जी? बता रहा हूँ, रुक जाए। अच्छा, इसके अलावा LMS पे अगर आप देखें गौर से, यहाँ पर FE लैब प्रोजेक्ट का प्रपोजल सबमिशन ये ऑन है, और अगर इसको मैं खोलूँ तो इसकी डेडलाइन में कितना टाइम रह गया? 5 दिन रह गए, और 5 दिन और 12 घंटे रह गए। तो आपके पास 5 दिन, आपके पास 5.25 दिन है, 5.5 दिन। तो 5.5 दिनों में डिसाइड करें सही तरीके से क्या बनाना है, क्या करना है, और अपने प्रपोजल फिर आप लोग यहाँ पर जिस तरीके से लैब सबमिट करवाते थे उसी तरीके से यहाँ पर प्रपोजल जमा करें। क्लियर है? ठीक है जी? हाँ, मैं अटेंडेंस पहले लगा लूँ फिर आप जी। कौन बात कर रहे हैं? अच्छा, पहले कौन कौन है? माज बिन शफीक आ गए थे, उन्होंने कहा था मैं आ गया हूँ। अच्छा, इनमें से सुहाना यूनिस आ गई थी,
और कौन कौन है, मैं नाम बताते रहो भाई। उसामा अफजल है या नहीं है? सर मेहरान आपका नाम कौन क्या है ना बताओ। मेहरान अब्बासी। मेहरान अब्बासी। मेहरान अब्बासी दूसरा आईडी में वो देखता हूँ। इस आईडी में जो इस आईडी के बच्चे बताएं पहले। अनीबा 11500। ठीक है, अनीबा आ गई है। बाकी सारे एप्स जो एब्सेंट है वो एब्सेंट ही है ना, ऐसा ना हो कि बाद में आप लोग मुझे कहेंगे सर आपने कहाँ गए बच्चे। मोइज अली भी नहीं है, उसामा अफजल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आईडी तो फिर मैं लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। मेहरान अब्बासी हैं प्रेजेंट। ठीक है, बाकी सब प्रेजेंट ही हैं। ठीक है जी, तो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। और अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और अब जिसको जाना है वो जा सकता है, बाकी जिसको जो मसले हैं वो फिर स्क्रीन शेयर करके उससे पूछ लें। बाकी तो मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, या रिकॉर्डिंग चल रहे हैं, जिसको अभी अटेंडेंस भी हो गई, जिसको जाना चाहे वो जा सकते हैं। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे वीडियो बना के वो भेज दूँ, वो जो इशू हो रहा है मेरे साथ। आप वीडियो भेज दें, आप वीडियो भेज दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको फिर वहीं पे रिस्पॉन्ड कर दूँगा। सही है ठीक है, सर। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए टाइम पे। ये लैब वगैरह लेने इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक जो भी अपडेट होगी फिर मैं आपको बता दूंगी। हाँ, लैब 1 पे सिर्फ प्रोटीज पे वर्क करना है ना? ठीक है, नहीं सिर्फ वर्क करना है, और बाकी जो सवाल उसमें दिए हैं वो देख लो। मुझे याद नहीं है, बट जो मैंने पोस्ट लैब टास्क दिया है वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, चले, ओके, अल्लाह हाफिज।